अध्याय 851 संत जियांग। औषधि कुंड में मयंक शांत हो गया और अपने मन को स्थिर कर लिया। दवा पूल में प्रवेश करने से पहले छोटी सी बातचीत का उद्देश्य उसकी घबराहट को कम करना था, लेकिन वह जानता था कि दवा का परीक्षण करना आसान काम नहीं होगा। खौलती गर्म हवा को महसूस कर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके शरीर के हर हिस्से को नष्ट करने पर आमादा हो। मयंक को यहाँ तक लगने लगा कि वह अब एक व्यक्ति नहीं रह गया है, बल्कि अनगिनत कणों में विखंडित हो गया है। वह अपने अंगों और अंगों के कण-कण की पीड़ा को महसूस कर सकता था। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। यह उस तरह का कंपन नहीं था जिसे मयंक खुद नियंत्रित कर सकता था, बल्कि शरीर के हर कण का कंपन था जो इसका कारण था। इस समय मयंक को आश्चर्य हुआ कि क्या यही वह भावना थी जो कौष्टुभ ने राक्षसी कला का अभ्यास करते समय अनुभव की थी। यह बहुत दर्दनाक था। शरीर असंख्य कणों के समान था और वे अनंत कण भी छिन्न भिन्न होते प्रतीत हो रहे थे। मेडिसिन पूल के बगल में निहारिका कुछ घबराई हुई थी। उसके कसकर भींचे हुए हाथ पसीने से भीगे हुए थे और यह अनिश्चित था कि यह दवा पूल से निकलने वाली गर्मी के कारण था या उसकी अपनी चिंता के कारण। पहला औषधि स्नान सबसे मजबूत नहीं था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पहले उसे इस तरह के दर्द का अनुभव पहली बार हुआ था। इस प्रकार पूर्ण पतन की संभावना थी और खतरा बहुत बड़ा था। उबलती हुई औषधि से स्पष्ट और तीखी आवाजें आने लगी और दवा के कुंड के ऊपर धुंध मंडराने लगी, जिससे मयंक का शरीर अस्पष्ट हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका शरीर कम और कम कांपने लगा। काफी देर बाद ये धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ये दर्द रहित था, बल्कि इसलिए कि मयंक कुछ हद तक सुन्न हो गया था। थोड़ी देर के बाद आखिरकार वह दर्द से उबर गया और उसे होश आ गया। उसका शरीर संपूर्ण महसूस हुआ और उसके ऊपर चमक प्रवाहित हो रही थी। शरीर के अंदर जहां वह जला हुआ और फटा हुआ था वह थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो गया और आत्मा से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। हरी रोशनी की झलक उसके शरीर पर छा गई और उसकी त्वचा पर एक जादुई चमक थी। उसकी आंखें खुली और मयंक ने सांस छोड़ी और निहारिका को देखकर मुस्कुराया, जो मेडिसिन पूल के बगल में थी। उसकी मुस्कान देखकर निहारिका ने आखिरकार अपने दिल की चिंताओं को दूर कर दिया और एक शानदार मुस्कान दिखाई, सुंदर और आश्चर्यजनक। वह फुसफुसाई, अब आप ऊपर आ सकते हैं मम्मा। जैसे ही मयंक टॉपलेस होकर मेडिसिन पूल से बाहर निकला, निहारिका शर्मा गई, फिर पलट गई। पहले से ही चिंता और तनाव के कारण किसी और चीज की चिंता करने का समय नहीं था, लेकिन इस वक्त क्योंकि मयंक सही सलामत था, उचित शिष्टाचार की चिंता लौट आए। मयंक ने निहारिका की शर्मिंदगी देखी और आंख मार दी। आप इसे पहले ही देख चुके हैं। जब निहारिका ने यह सुना तो उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर ने कहा है कि परीक्षणों के पहले दौर को 81 बार विभाजित किया गया था और 9 चरणों में विभाजित किया गया था। 9 चरणों में से प्रत्येक में एक ही दवा का उपयोग किया जाएगा, लेकिन हर बार पिछले से अधिक तीव्र होगा। पहले चरण में ये पहली बार है, लेकिन चूंकि आप इसे झेलने में सक्षम थे, इसलिए परीक्षण का पहला चरण खतरनाक नहीं होना चाहिए। ठीक है निहारिका, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मयंक फुसफुसाए, दूसरे परीक्षण के लिए कल आना। मैं अभी मास्टर को बताने जाऊंगी, निहारिका ने कहा और चली गई। मयंक ने अपने कपड़े पहने और अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से उसे शरीर का प्रत्येक छिद्र खुलता हुआ महसूस हुआ। परीक्षण के बाद उन्हें वास्तव में बहुत सहज महसूस हुआ और उनका शरीर आसपास के वातावरण में ऊर्जा को समझने में अधिक संवेदनशील लग रहा था। जाओ, मयंक ने कौष्टुभ से कहा। इस बार वह ठीक थे, जिसका मतलब था कि परीक्षण के पहले चरण में कोई समस्या नहीं होगी। मेडिसिन पूल छोड़ने के बाद निहारिका उस स्थान पर आ गई जहां संत जियांग अभ्यास कर रहे थे। मास्टर, निहारिका फुसफुसाई। निहारिका, वह कैसा है? संत जियांग ने निहारिका की ओर देखा। निहारिका ने जवाब दिया, पहले परीक्षण में कोई समस्या नहीं थी और इस स्तर पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वह कैसे ठीक हो रहा है? संत जियांग ने फिर पूछा। निहारिका की आंखों का रंग अजीब हो गया और वह फुसफुसाकर बोली, बहुत अच्छा। सेंट जियांग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद थी कि 9 राज्यों की पवित्र भूमि का सबसे छोटा स्वामी मुझे निराश नहीं करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हाथ हिलाते ही निहारिका के सामने पेंटिंग का एक स्क्रॉल आ गया, जिस पर प्रचुर लिखावट उकेरी हुई थी। वे चिकित्सा की परिष्कृत पद्धतियां थीं। ये औषधीय स्नान के दूसरे चरण की विधियों और सामग्रियों से संबंधित है। आपको उन्हें पहले से एकत्र करना चाहिए और परीक्षण के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए पहले चरण के अंत तक इंतजार करना चाहिए, सेंट जियांग ने निर्देश दिया। निहारिका ने खुदी हुई लिखावट को देखा और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। मास्टर जी, अभी तो दूसरी स्टेज है और इतनी तेज दवा का प्रयोग करना है, और यह काला रेत अत्यधिक जहरीला है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? संत जियांग ने निहारिका की ओर देखा, लेकिन निहारिका ने उसकी निगाहें नहीं टाली। वह उसकी आंखों से मिली। मास्टर, मैं परीक्षण का उद्देश्य जानना चाहूंगा। गुरु के अभ्यास के स्तर को देखते हुए ऐसा करने का कोई कारण नहीं लगता है। वास्तव में साबित करने के लिए क्या है? संत जियांग ने अपने शिष्य की ओर देखा। वह जानता था कि निहारिका दयालु और पवित्र है, इस वजह से उसने उसे चिकित्सा सिखाई और उसे अपने जैसा माना। क्या आपको लगता है कि मास्टर शातिर है? संत जियांग ने पूछा। मैं हिम्मत नहीं करता, निहारिका ने सिर झुका लिया। दुनिया मुझे औषधि संत और विष भगवान कहती है। मैं स्वभाव से एक दुष्ट व्यक्ति हूँ, इसलिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। आखिरकार कुछ चीजें कुछ लोगों द्वारा ही की जानी चाहिए। देवेश मानो अपने आप से बात कर रहा हो और फिर बोला, अभी जाओ, मेरी बात मानो। निहारिका ने अपने होंठ हल्के से काटे और उन खूबसूरत आंखों में कुछ जिद थी, लेकिन जब उसने सेंट जियांग की आधिकारिक निगाह देखी तो उसने सिर हिलाया और कहा, आपकी अनुमति से। फिर वह मुड़ी और चली गई। संत जियांग ने निहारिका की पीठ की ओर देखा और फुसफुसाए, लड़की वास्तव में तुम्हारे जैसी है। इतना कहते ही वह मुड़ा और प्राचीन हॉल की ओर चल दिया। बीच में से एक दरवाजा खुला और वह अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई और ही दुनिया है। अंदर का स्थान प्राचीन साज सज्जा वाला एक आंगन था और सब कुछ बहुत पुराना लग रहा था। इसके अलावा यहाँ बहुत ठंड थी, अत्यधिक ठंड, और जमीन पाले की परत से ढकी हुई थी। सारा सामान बर्फ की पारदर्शी परत से ढका हुआ था। एक मंडप के सामने एक बर्फ की मूर्ति थी जिसके अंदर एक बेहद खूबसूरत महिला थी। उसकी भौहें कोमल थीं। वह वहीं चुपचाप बैठी रही। मूर्ति बहुत सजीव थी। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई वास्तविक व्यक्ति हो। सेंट जियांग ने बर्फ की मूर्ति को धीरे से छुआ। बर्फ की मूर्ति से पहले लंबे नमक और काली मिर्च वाले बाल अधिक सफेद लगते थे। उसकी आंखों में कोमलता झलक रही थी। कई साल पहले 9 राज्यों के पास न तो संत जियांग थे, न ही मेडिसिन संत या पॉइजन लॉर्ड की उपाधियां थीं। उस समय उन्हें दवा नहीं, जहर ही समझ आता था। एक दिन उनकी मुलाकात उनसे हुई जो चिकित्सा के शोधन का अभ्यास करती थी।
संत जियांग ने किसी से विशेष रूप से नहीं कहा, निहारिका का स्वभाव अब अधिक से अधिक आप जैसा दिखता है। निर्दयी महान पद तुम्हें ले गया। मैं निहारिका के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले कुछ समय तक मयंक ने प्रतिदिन औषधीय स्नान किया। औषधीय स्नान के बाद वह अभ्यास के लिए अपने आंगन में लौट आते थे और महसूस करते थे कि उनके शरीर में बदलाव हो रहा है। प्रत्येक औषधीय स्नान के बाद उसकी सहनशीलता बढ़ जाती थी, जिसका अर्थ था कि उसकी शारीरिक क्षमता मजबूत हो गई थी और शरीर थोड़ा थोड़ा करके बदल गया था। पहले 9 दिनों में औषधीय स्नान का पहला चरण पूरा हो चुका था और मयंक अपने शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। निहारिका के मुताबिक अगले दिन उसे और भी मजबूत औषधीय स्नान कराया जाएगा ताकि वह मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो सके। एक दौर के बाद मयंक को इस प्रक्रिया पर कुछ भरोसा हुआ। रात हो चुकी थी और मयंक आंगन के बीच में अभ्यास के लिए पालथी मारकर बैठ गया। मयंक के चारों ओर आध्यात्मिक क्यूई और नियम शक्ति प्रवाहित हो रही थी और मयंक की आंखें कसकर बंद थीं। वह चुपचाप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रवाहित हो रही नियम शक्ति को महसूस कर रहा था। तेज ने खिलकर उसके शरीर को ढक लिया। ज्वाला नियम शक्ति अग्नि की ज्वाला में बदल गई, जो शरीर के चारों ओर फैल गई, जबकि गड़गड़ाहट नियम शक्ति बिजली की शक्ति में बदल गई, जो शरीर पर टिमटिमा रही थी। एकल विशेषता नियम सभी नियमों में सबसे सरल था, जिसे मयंक ने बहुत पहले ही समझ लिया था और आमतौर पर इसे युद्धों में एकीकृत करता था। लेकिन उनके लिए युद्ध का मुख्य साधन अभी भी असाधारण नियम थे, क्योंकि एकल विशेषता नियम की शक्ति सीमित थी। हालांकि इस समय मयंक ने नियमों के वायु प्रवाह को अपने शरीर में पेश किया और इसे शरीर के हर हिस्से में एकीकृत किया। जब उन्होंने औषधीय स्नान में होने वाली अनुभूति के बारे में सोचा तो उन्होंने नियमों के वायु प्रवाह को कम कर उसे कणों में समाहित करने का प्रयास किया। अभ्यास के तरीके की अपनी तर्कसंगतता थी। यिन और यांग के सह अस्तित्व के कारण महान पद जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं था कि यिन की शक्ति मजबूत थी इसलिए यांग की शक्ति कमजोर थी। इसी तर्क से डोजान शरीर, अनंत शरीर और सभी चीजों की ईश्वरीय रचना अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए देवताओं के रूप में विशाल युद्ध रूप बनाने में सक्षम थे। आकार में वृद्धि और यह आपकी शक्ति को मजबूत कर सकता है। तो फिर कमी का क्या? समान मात्रा में मजबूत नियम शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करने से उसकी आक्रमणकारी और भेदन शक्ति कितनी मजबूत होगी। जब मयंक औषधि स्नान में था तो उसे एक निश्चित जागरूकता आ गई थी, इसलिए वह इस शक्ति को समझना चाहता था। चमचमाती तारों वाली रोशनियां चमक उठी। मयंक के चारों ओर तारों वाला आकाश बनता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसमें तारे बहते और घूमते नजर आ रहे थे। इसके अलावा तारे अपनी शक्ति को और भी छोटे स्थान पर केंद्रित करने के लिए लगातार सिकुड़ रहे थे। हालांकि जब यह एक सीमा तक पहुंच गया तो मयंक आगे नहीं बढ़ पाया। लगातार अधिक शक्ति अवशोषित करने से कोई भी चीज बड़ी हो सकती है, लेकिन छोटी बनना नियमों के विरुद्ध होगा। मयंक ज्यादा देर तक सफलता जारी नहीं रख पाया तो उसने आंखें खोल दी। अभ्यास एक प्रयास में प्राप्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए कभी कभी समझ की कमी सामान्य थी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत को महसूस करते हुए मयंक ने धीरे धीरे बजाते हुए एक गुकिन निकाला और शांत करने वाले गीत को रात के आकाश में व्याप्त कर दिया। शांत और सुरुचिपूर्ण, ये किसी को बिल्कुल शांत वातावरण में ला सकता है और सब कुछ छोड़ सकता है। इस समय हल्की हल्की पदचापें थीं। वो निहारिका ही थी जो इस तरफ आई थी। वह धीमी हुई और धीरे से आगे बढ़ी। फिर वह चुपचाप बैठ गई और मयंक को परेशान किए बिना संगीत सुनने लगी। उस सुंदर चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे संगीत बजते समय वही एक अजीब सी चमक से दमक रहा हो। अनजाने में उसका दिल शांत हो गया था। गाने के बाद मयंक ने ऊपर देखा और कहा, निहारिका, देर हो गई है। कोई बात है क्या? हाँ, निहारिका ने धीरे से सिर हिलाया और आगे कहा, कल आप परीक्षण का दूसरा चरण शुरू करेंगे और दवा अधिक मजबूत होगी। इसके अलावा आपके मास्टर की दवा भी बन गई है, इसलिए कल उसे औषधीय स्नान के लिए हर्बल औषधि में जाने दिया जा सकता है और उसके शरीर को फिर से मजबूत किया जा सकता है। हालांकि मेरे गुरु ने कहा कि वह आपके गुरु को और भी मजबूत शरीर बनाने में मदद करना चाहेंगे और इसमें कुछ समय लगेगा। शायद आप दोनों को हर दिन एक ही समय पर औषधीय स्नान करना होगा। समझा? मयंक ने सिर हिलाया। एक ऐसे निकाय का निर्माण करना जो पवित्रता का विरोध कर सके कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे थोड़े समय में हासिल किया जा सकता था। मैं तुम्हें अब छोड़ दूंगी, निहारिका ने कहा। वो सिर्फ मयंक को सूचित करने आई थी। अध्याय 852 पवित्र राजा यहाँ है। मयंक और गुरुद्रोण अगले दिन मेडिकेटेड पूल क्षेत्र में आए। संत जियांग, निहारिका और आरव सिंह सभी वहां थे। मयंक ऊपर गया और उसने सेंट जियांग को पुकारा, सीनियर। संत जियांग ने कहा, गुरुद्रोण को सबसे पहले जाने दो। तालाब के सामने आते ही सभी ने सिर हिलाया। वह तालाब उस क्षेत्र का सबसे गहरा तालाब था और वास्तव में उसमें एक भयानक भंवर पाया गया था। मयंक ने होश संभाला और जवाब में तेजी से काम उठा। याद रखें, आप केवल अपने शरीर को संयमित करने के लिए हैं। अपनी शक्तियों का उपयोग करें और आप दिव्य प्रलय का आह्वान करेंगे। सेंट जियांग ने याद दिलाया, शुरुआत में आपको शायद काफी दबाव महसूस होगा, लेकिन हर बार जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो यह आपके शरीर को फिर से मजबूत करने का प्रयास होगा। इसे पूरा करने के लिए आपको समय की आवश्यकता होगी। समझा? गुरुद्रोण ने सिर हिलाया। वह स्वयं वह नहीं था जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था। वह इसके बजाय मयंक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दवाओं का परीक्षण करने के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे। लेकिन चीजों के वर्तमान स्वरूप से उनका छात्र संभवतः प्रभावों का सामना करने में सक्षम होगा। तो फिर आगे बढ़ें, संत जियांग ने कहा। गुरुद्रोण ने सिर हिलाया और औषधीय पुल में कदम रखा। उसने एक गहरी ठंडी सांस ली और एक तेज दरार सुनाई दी। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसका विरोध करना चाहता था, लेकिन फिर उसे सेंट जियांग का अनुस्मारक याद आया। ऐसे में उसके पास कठिन रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक बार दिव्य प्रलय का आह्वान किया था, एक ऐसा कार्य जो उनकी अदम्य इच्छाशक्ति के लिए एक ठोस वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और आंखें बंद कर ली, फिर एक प्राचीन देवता की तरह तालाब में बैठ गया। वरिष्ठ, क्या मेरे शिक्षक को कुछ होगा? मयंक को याद आया कि उस समय उसके शिक्षक किस स्थिति से गुजर रहे थे। उसे देखकर वह मदद करने में असमर्थ हो गया। निश्चिंत रहें, आप दवाओं का परीक्षण कर रहे हैं और वह उन्हें उपचार के लिए उपयोग कर रहा है। हालांकि इसमें निश्चित रूप से एक निश्चित मात्रा में दर्द शामिल होगा, लेकिन वह केवल उसके शरीर के उन हिस्सों को ठीक करने के लिए था जो आपदा में सड़ गए थे। इस पुनर्जन्म के बाद उसका शरीर मजबूत हो जाएगा। सेंट जियांग ने फिर कहा, आप भी वहां पहुंचे? सही। मयंक ने सिर हिलाया। यहाँ रुको और उसे देखो, संत जियांग ने आरव सिंह से कहा और वह मयंक और निहारिका के साथ उस पुल की ओर चला गया जहां मयंक को स्नान करना था। वह दवाओं के परीक्षण का दूसरा चरण था। तरल पदार्थ पहले से बिल्कुल अलग रंग के थे। इसमें वास्तव में काली भयानक धाराओं के टुकड़े थे। वे क्या थे, इसका आभास पाकर ही मयंक कांप उठा।
निहारिका ने उसके अलावा कुछ नहीं कहा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। इसके बजाय वह गंभीर दिखने लगी। हर चरण में हर एक परीक्षण अपने आप में एक परीक्षण था। उसे कोई निश्चितता नहीं थी कि मयंक उस परीक्षा में बच पाएगा या नहीं। मयंक को हर एक परीक्षा मौत के द्वार की यात्रा जैसी लगती थी। संत जियांग ने कहा, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं आपके शिक्षक को उनके शरीर के शोधन को पूरा करने में मदद करना जारी रखूंगा। जवाब में मयंक ने कड़वी हंसी छोड़ी। क्या बकवास है। धन्यवाद वरिष्ठ, लेकिन मौत, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, मयंक ने कहा और पूल में छलांग लगा दी। उसके शरीर में और भी अधिक वेग के साथ तरल पदार्थ की एक लहर दौड़ गई। मयंक को उसी क्षण महसूस हुआ कि उसकी त्वचा सड़कर गिरने वाली है। अकथनीय और विनाशकारी शक्ति उस काले प्रवाह से भरी हुई थी जो उसके शरीर के हर एक हिस्से को नष्ट करने के लिए निकली हुई थी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में काली धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। उसकी नसें, हाथ पैर और अंग, हर एक जगह का हिसाब लिया गया। यहाँ तक कि धाराएं सीधे उसके मस्तिष्क तक पहुंच गईं। यदि वह पूल के बाहर से देख रहा होता तो उसे तुरंत पता चलता कि उसकी त्वचा बिल्कुल काली हो गई है। क्या यह जहर की कला में निहित नियमों की शक्ति है? उसके मन के भीतर से एक विचार का टुकड़ा उभरा। उसका पूरा शरीर अब उसके जैसा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पर लगातार जहर का आक्रमण हो रहा था जो उसकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति को खत्म कर रहा था और उसके शरीर के हर हिस्से को निगल रहा था। दरार, कोष्टूम ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। वह यह अनुभव कर पा रहा था कि मयंक इस समय जिन शक्तियों का प्रतिरोध कर रहा है वह कितनी भयावह है। निहारिका ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली। उसे यह देखने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या हो रहा है। उन औषधियों की तैयारी में उसकी भूमिका थी। औषधियों का परीक्षण वास्तव में विषयों का परीक्षण था। हालांकि उनका मुख्य विषय औषधि विज्ञान था, लेकिन फिर भी वह सेंट जियांग के अधीन अध्ययन कर रही थी। ऐसे में यह स्वाभाविक ही था कि वह जहर के बारे में जानती थी। ऐसी स्थिति में जहां तैयार सामग्रियां मौजूद थीं, वह अपने दम पर जहर बनाने में भी सक्षम थी। दूसरी ओर सेंट जियांग ने बिना किसी आश्चर्य के मयंक को देखा। उसकी अभिव्यक्ति में भावना का कोई संकेत नहीं मिला। उनका आसान काम करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पहले भी कई परीक्षण हुए थे और वे सभी विफलता में समाप्त हुए। यदि मयंक के साथ परीक्षण विफल हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि उसके विचार का ट्रैक हमेशा गलत और अव्यवहारिक रहा है। ये कभी भी संभव नहीं था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह क्रूर महान पद के प्रभावों को उलट सके। मयंक इस बार पिछली बार की तरह दर्द से चिल्लाने के बजाय शांत था। ऐसा लग रहा था मानो वह चुपचाप कोई लड़ाई लड़ रहा हो। जितना अधिक उसकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति क्षीण होती गई, वह उतना ही अधिक कठोर होता गया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसकी चेतना में कोई संप्रभु सी आकृति पालथी मारकर बैठी हो। यह आकृति अपरिवर्तनीय थी क्योंकि वह बिना एक उंगली उठाए काली धाराओं के कटाव के विरुद्ध बैठा था। फिर भी धाराएं उसकी इच्छा को नष्ट करने में विफल रहीं। उसके शरीर के शत विक्षत हिस्से तेजी से ठीक हो रहे थे। हरे रंग की रोशनी का एक टुकड़ा उसके जीवन महल के भीतर बहता हुआ, उसके अंगों में बहता हुआ उसके पूरे शरीर पर छा गया। दो शक्तियां एक दूसरे से टकराती रहीं, मानो उसके शरीर के भीतर बहुत तीव्र लड़ाई लड़ी जा रही हो। मयंक को सचमुच महसूस हुआ कि जब विनाशकारी शक्तियों ने उस पर आक्रमण किया तो उसके शरीर का हर एक हिस्सा टूट रहा था। नष्ट हुए हिस्से पुनः प्राप्त हो गए और चक्र नए सिरे से शुरू हुआ। उनके सभी क्षण अकथनीय दर्द को सहते हुए बीते, जो उनके द्वारा पिछली बार सहे गए दर्द से कहीं अधिक भयानक था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि निहारिका इतनी गंभीर क्यों दिख रही थी और वह गंभीर स्वर में उसे याद दिलाता रहा। कोष्ठूम की मुठ्ठियां तेजी से भींचने लगीं और नसें खुल गईं। निहारिका ने आंखें खोलीं और देखा कि मयंक का शरीर थोड़ा हिल रहा था। वह शायद दर्द से कांप रहा था। हर सेकंड कष्टदायक लग रहा था। समय बहुत धीमी गति से बीतता हुआ प्रतीत हो रहा था। बहुत देर तक वहां रहने के बाद मयंक की हरकत कम होती दिख रही थी। आक्रमणकारी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो गईं और औषधियों का प्रभाव क्षीण हो गया। हालांकि उनके शरीर की पुनर्योजी क्षमताएं जरा भी कमजोर नहीं हुई। ये लगातार रोशनी में डूबा रहा, जो लगातार उज्जवल होता गया। कितना समय बीत गया किसी को पता नहीं चला। मयंक अभी भी पूल में था। गुरुद्रोण का सत्र समाप्त हो गया था और वह अपने छात्र के पूल में आए। वहां आरव सिंह भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गुरुद्रोण को अत्यधिक बेचैनी महसूस हुई। क्या वह इसी तरह दवाओं का परीक्षण कर रहा था? ऐसा प्रतीत होता है कि उसका छात्र अपना जीवन दांव पर लगा रहा है ताकि वह एक संत बन सके। आखिरकार मयंक के शरीर की रोशनी ने काली धाराओं पर काबू पा लिया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, लेकिन वे स्पष्ट और चमकदार रहीं। क्या ये ठीक है अगर तुम सब मुझे ऐसे ही घूरते रहो? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके अचानक कहे गए शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। निहारिका की आंखों में एक चमकती मुस्कान देखी गई। यार, वह ऐसे समय में भी सचमुच मजाक कर सकता है। आखिरकार परीक्षा खत्म हुई। ऐसा नहीं है कि हमने इसे पहले नहीं देखा है। निहारिका ने सहज भाव से उत्तर दिया, लेकिन उसे तुरंत लगा कि उसकी बातें अजीब लग रही हैं और परिणामस्वरूप वह शर्मा गई। मयंक भी अवाक रह गया। उस दिन उन्होंने यही कहा था। संत जियांग ने निहारिका की ओर देखा और आरव सिंह ने भी उसकी ओर देखा। गुरुद्रोण ने स्वयं एक अजीब अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। मेरा ये छात्र वास्तव में जानता है कि वह जहां भी जाता है वहां लड़कियों को कैसे आकर्षित किया जाता है। जरा सोचिए, सीमापुरी स्कूल में भी वह हर तरह की खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ है। युवा और सुंदर, इसलिए वह जिसे चाहे मूर्ख बना सकता है। निहारिका ने कहा, टी सेहर, मैं कल के लिए जड़ी बूटियां तैयार करने जाऊंगी। सेंट जियांग ने मयंक को अच्छी तरह देखा और कहा, परीक्षण के पहले दौर में 81 दिन लगेंगे। यदि आप वास्तव में पूरी परीक्षा से बच सकते हैं तो आपका शरीर एक प्रकार के पुनर्जन्म से गुजरेगा। यदि आप तीनों चरणों को पार करने में सक्षम हैं तो आपको संतों का समूह प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि आप इसे सच होते देखने के लिए जीवित रहेंगे। संत जियांग समाप्त होते ही चले गए। आरव सिंह अपने शिक्षक के साथ जाने के बाद भी हमेशा की तरह शांत दिख रहे थे। मयंक शायद इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। आरव सिंह ही वह व्यक्ति था जो सबसे अच्छी तरह से जानता था कि औषधीय स्नान में मयंक को क्या नुकसान हुआ था, क्योंकि उसे खुद भी ऐसे ही अनुभव हुए थे। मयंक पूल से बाहर नहीं निकला। वह अभी भी संत जियांग के शब्दों पर विचार कर रहा था। जब वे पहली बार संत जियांग से मिलने आए तो संत ने कहा कि दुनिया में हर चीज के अपने नियम हैं। यदि किसी को संत बनना होता तो उसे दिव्य प्रलय सहने की आवश्यकता होती। किसी ने जो उपलब्धियां हासिल की वह उसके द्वारा चुकाई गई कीमत के बराबर होनी चाहिए। यदि वह दवा परीक्षण के दर्द को सहन करने में सक्षम होता और जीवित निकलने में सफल होता तो उसे अपनी पीड़ा के बराबर पुरस्कार मिलता। सच तो यह है कि दवा परीक्षण का पहला चरण खत्म होते ही उन्हें इसका एहसास हो गया था। दुख और शोक एक सिक्के के दो पहलू थे। उस दवा परीक्षण में जो कुछ उसने झेला था वह शायद कोई बुरी बात नहीं थी।
लेकिन फिर यह तय था कि इसका लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जीवित रहने की आवश्यकता थी। उन्होंने औषधीय तालाब पर एक नजर डाली और सोचा कि हर दिन परीक्षण के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों की कीमत शायद बहुत अधिक होगी। शिक्षक, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ क्षण बाद पूल से बाहर निकलने के बाद मयंक ने गुरुद्रोण से पूछा। अविश्वसनीय, गुरुद्रोण ने आगे कहा, मैंने संत जियांग से सुना है कि यदि आप औषधीय स्नान को सहन करने में सक्षम थे तो आपके शरीर का पुनर्जन्म होगा। हाँ, मयंक ने सिर हिलाया, यही बात आपके साथ भी लागू होती है शिक्षक। जब आप अपने शरीर को संयमित कर लेंगे तो आप आपदा से गुजर चुके होंगे और संत बनने की राह पर होंगे। शिक्षक और छात्र के रूप में हम दोनों के बीच एक वादा, गुरुद्रोण ने तेज आवाज में उत्तर दिया। वास्तव में, मयंक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वे एक साथ वहां से चले गए। समय उड़ गया, पतझड़ बीत गया और सर्दी आ गई। दिव्य प्रीफेक्चर कैलेंडर का वर्ष 10,012 अपने अंत के करीब आ गया। 9 राज्य कॉलेज तेजी से उपद्रवी हो गया। बहुत से विद्यार्थी जो तीर्थयात्रा पर गए थे एक के बाद एक वापस आ गए। प्रत्येक वर्ष का अंत किसी के प्रशिक्षण का परीक्षण करने का समय था। कॉलेज में मयंक के बारे में कई बातें होती रहीं। अफवाह ये थी कि मयंक तब भी बिल्कुल ठीक थे। वह लगातार 72 दिनों से अपना परीक्षण कर रहे थे। हॉट बूटी का भागीचा की खबर के मुताबिक मयंक एक और फाइनल राउंड के बाद टेस्ट का पहला राउंड पूरा कर चुका होगा। ये कुछ ऐसा था जो दवा परीक्षण करने गए किसी भी व्यक्ति ने पहले हासिल नहीं किया था। इसके अलावा आनंद के अनुसार जब मयंक परीक्षण कर रहा था तो जो उसके साथ था वह कोई और नहीं बल्कि सेंट जियान की छात्रा निहारिका थी। उन दोनों ने एक सौहार्दपूर्ण बंधन साझा किया जो जगह जगह चर्चा का विषय बन गया। क्या सिंध प्रदेश के युवा नेता और सीमांतपुरी विद्यालय के स्वामी मयंक उनके और निहारिका के बीच कोई रोमांटिक कहानी बताने जा रहे हैं? एक साथ काफी समय बिताने वाले दोनों के बीच प्यार का पनपना आखिरकार आम बात थी। लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि सेंट जियान के सबसे बड़े छात्र आरव सिंह अगर इस बारे में चल रही चर्चा को सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। एक और खबर थी, गुरुद्रोण ने अपने शरीर को संयमित करना समाप्त कर लिया था और शायद ये समय की बात होगी कि उन्हें एक बार फिर विपत्ति से गुजरना पड़े। संभवतः सिंध प्रदेश ने समय आने पर अपने लिए एक और संत प्राप्त कर लिया होता। जब ये खबर चारों ओर फैल रही थी तभी आसमान से एक फीनिक्स गाड़ी कॉलेज के बाहर आए। सुनहरे फीनिक्स ने एक मुकुट पहना था और केवल एक ही व्यक्ति था जो ऐसी गाड़ी पर सवारी करने के लिए उपयुक्त था। वह कोई और नहीं बल्कि चौहान राजा थे। पवित्र राजा 9 राज्य कॉलेज पर था। अध्याय 853, बुरी खबर। चौहान राजा 9 राज्य कॉलेज में पहुंचते ही कॉलेज प्रमुख से मिलने गए। चौहान राजा के पवित्र राजा के रूप में उनकी स्थिति निश्चित रूप से मयंक जैसी नहीं थी जैसी वह तब थी जिसकी बराबरी की जा सकती थी। मयंक के लिए सेंट जियांग या कॉलेज प्रमुख को देखना मुश्किल था, लेकिन पवित्र राजा दोनों को आसानी से देख पा रहे थे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक मयंक संत नहीं बन जाता। तब तक मयंक एक पवित्र भूमि का स्वामी मात्र नहीं रह गया होगा। एक बार जब वह वास्तव में संत बन गया तो उसकी स्थिति एक निश्चित दृष्टिकोण से पवित्र भूमि के किसी भी स्वामी के बराबर हो जाएगी। 9 राज्य फोरम में उन्हें जो अजीब व्यवहार मिला वह स्वाभाविक रूप से अब नहीं रहा होगा। यदि वह अगले 9 दिनों तक रहता तो वह दवा परीक्षणों का अपना पहला चरण पूरा कर चुका होता। गुरुद्रोण के निधन के साथ ही उनकी दिव्य विपत्ति भी निकट थी। इसके अलावा ये वर्ष के अंत के करीब था और 9 राज्य शहर में गुप्त रूप से तूफान आ रहा था और उक्त शहर में कुछ होने वाला था। ये केवल समय की बात थी। मयंक जब वह हरी बूटी का भागीचा में था उसे पवित्र राजा के आगमन के बारे में पता था और वह कुछ पक रहा था महसूस करने में सक्षम था। उनके शिक्षक ने जल्द ही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी और एक बार जब गुरुद्रोण संत बन गए तो पवित्र राजा को पवित्र युद्ध के नियमों के अनुसार अपने शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से मारने की अनुमति दी गई होगी। मयंक के गुरु के रूप में पवित्र राजा वहां थे। मयंक ने सुबह सुबह मार्शल आर्ट गतिविधियों का एक सेट प्रस्तुत किया। उनकी शाही मुट्ठी अत्यधिक शक्तिशाली थी। हालांकि उन्होंने उनकी वास्तविक शक्तियों का आह्वान करने के बजाय केवल उनके रूपों के साथ सेट का प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके भीतर व्याप्त स्पष्ट शक्ति अचूक थी। उसके पूरे शरीर पर चमकदार चमक चमक रही थी जिससे वह राजसी और पवित्र दिख रहा था। हवा में एक ध्वनि उफान सुनाई दिया। मयंक ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके शरीर के चारों ओर नियमों की एक शक्तिशाली धारा प्रवाहित हो गई, मानो सितारों की रोशनी ने उसकी मुट्ठी बंद कर दी हो। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश कणों में परिवर्तित हो गया है, फिर भी प्रत्येक कण में अत्यधिक द्रव्यमान होता है। जब मुक्का मारा गया तो हवा कांप उठी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने एक नई तरह की शक्ति विकसित कर ली थी, कणों का नियम। कण स्वयं किसी भी आक्रामक शक्ति से रहित थे। अन्य प्रकार की शक्तियों के साथ संयुक्त होने पर वे केवल विनाशकारी हो सकते थे। परिसर में तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं और मयंक कुछ देर तक रुकने के बाद ही रुक गया। उसके पूरे शरीर पर पसीना था, फिर भी उसने पहले कभी इतना तरोताजा महसूस नहीं किया था। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति विद्युतीकृत लग रही थी। उनका शरीर अपार शक्ति से परिपूर्ण प्रतीत होता था। 72 दिनों तक जिन परीक्षण प्रक्रियाओं को वह सहन कर रहा था उसने उसके शरीर और आध्यात्मिक इच्छाशक्ति को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया था। हर एक परीक्षण से काफी बदलाव आया और हर चरण का अंत एक पुनर्जन्म का प्रतीक था। अब केवल अंतिम चरण का परीक्षण बाकी था। अगले 9 दिनों के बाद परीक्षणों का दौर पूरा माना गया। मयंक एक आकृति वहां से गुजरती हुई दिखी और वह कोई और नहीं बल्कि निहारिका थी। 72 दिनों के दवा परीक्षणों से गुजरने का मतलब था कि वह निहारिका से बहुत परिचित हो गया था। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे के करीब रहते हुए 72 दिन गुजारे हैं। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जल्दी आ गए। अब आप अंतिम चरण पर हैं। अगर तुम इस दिन टिक पाओगे तो मंच खत्म हो जाएगा, निहारिका ने मयंक से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पिछले 2 महीनों से मयंक से अधिक चिंतित थी, क्योंकि जब वह परीक्षण से गुजर रहा था तो वह उसके साथ थी। आखिरकार आज के बाद वह अपने कंधों से मानसिक बोझ उतारने में सफल रही। पहले की तरह हर चरण का पहला दिन सबसे कठिन था। जब तक वह पहले दिन से आगे निकलने में सक्षम था तब तक उसका जीवन खतरे में नहीं था। ऐसे में वो दिन सबसे अहम है। तैयारियां हो गईं? मयंक ने पूछा। हाँ, मैं बस आपके वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा हूँ, लिटिल बटलफी ने उत्तर दिया। तो हम चलते हैं। मयंक मुस्कुराया और बोला, कोष्टुभ। कोष्टुभ बाहर निकला और उनके पीछे हो लिया। जब भी मयंक परीक्षण के लिए जाता था तो वह हर दिन मयंक के साथ होता था। दोनों पूल के पास आ गए और निहारिका ने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया। मयंक ने पलटकर पूछा, क्या हुआ? निहारिका ने मुस्कुराते हुए मयंक से कहा, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। मयंक हैरान था, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान देखकर उसने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तब चला जाऊंगा। सही, निहारिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। मयंक और कोष्टुभ अंदर चले गए और पूल तक पहुंच गए। निहारिका बस बाहर सीढ़ियों पर पूल की ओर पीठ करके बैठी रही।
उसने यह नहीं देखा कि क्या हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से देखने में सक्षम थी। उसकी आंखें आगे की ओर थी जबकि उसके हाथ घुटनों पर थे और वह सीढ़ियों पर चुपचाप खड़ी थी। पूल से एक दर्दनाक घुरघुराहट सुनाई दी और वह प्रतिक्रिया में कांप उठी। हालांकि उसने खुद को इधर उधर देखने से रोकने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वह ये देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वास्तव में क्या हो रहा था। वह जीवन और मृत्यु की अंतिम परीक्षा थी और इसके अलावा वह जो पहले आए किसी भी परीक्षण की तुलना में कहीं अधिक सशक्त थी। जब वह पहले उससे बात कर रही थी तो वह बस निश्चिंत होने का नाटक कर रही थी। भले ही मयंक पहले 8 चरणों को सहन करने में सक्षम था, फिर भी उसे उसके जीवित रहने के बारे में पूर्ण निश्चितता नहीं थी जिसका वह सामना करने वाला था। वह परीक्षा का सामना करने के प्रति अनिच्छुक हो गई और संभवतः यह अंतिम चरण होने के कारण था। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होता तो यह भाग्य का एक क्रूर मोड़ होता। आवाजें सुनाई देती रहीं और वे सभी मयंक के दर्द की दबी हुई कराहें थीं। बाहर बैठने के बावजूद भी वह बहुत तनाव महसूस कर रही थी। हर एक आवाज जो उसने सुनी उसे और अधिक घायल कर दिया। समय बहुत धीरे धीरे बीतता गया। मयंक की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थीं, जो एक अच्छा संकेत था क्योंकि इससे साबित हुआ कि वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था। ऐसा तब तक था जब तक सब कुछ अचानक शांत नहीं हो गया। आवाजें सुनकर निहारिका को तनाव महसूस हुआ, फिर भी जब सब कुछ शांत हो गया तो वह और भी अधिक तनाव में आ गई। उसके हाथ कसकर एक साथ पकड़े हुए थे। उस क्षण एक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया और ऐसा लगा मानो औषधीय कुंड भी गुस्से में उबल रहा हो, मानो कोई तूफान आ गया हो। वो अब और अधिक बैठने में असमर्थ थी और खड़ी हो गई, घूमकर सीधे औषधीय तालाब की ओर चली गई। फिर पूल के किनारे उसने जो देखा उससे पहले वह अवाक रह गई। उसकी सांसें कुछ तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोचा हो कि उससे ठीक पहले उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। हालांकि पूल के भीतर एक भयानक तूफान उठता हुआ देखा गया। आध्यात्मिक क्यूई उन्मत्त हो गई और उसके शरीर में असीमित शक्ति प्रवाहित हो गई, जो एक भयावह भंवर का केंद्र बन गई। पूल की शक्ति को उसके शरीर द्वारा उन्माद में निगला जा रहा था, इसे परिष्कृत किया जा रहा था और इसे अधिक से अधिक परिपूर्ण बनाया जा रहा था। परिणामस्वरूप उसका पूरा शरीर चमक उठा। मयंक की सांसें तेज होती जा रही थीं। यह उसके अगले स्तर में प्रवेश का संकेत था। उसकी आंखों में एक चमकती मुस्कान देखी गई। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी और वे सुंदर लग रही थीं। वह जानती थी कि अब वह सारी कठिनाइयां पीछे छूट चुकी हैं। परीक्षणों के उस दौर ने मयंक की जान नहीं ले ली। वह मानसिक बोझ जो वह इतने लंबे समय से उठा रही थी आखिरकार उठ गया। ये किसी अन्य से अलग राहत की अनुभूति थी। इतने दिन एक साथ बिताने के बाद वह मयंक को अपना एक अच्छा दोस्त मानने लगी थी। वह एक खुशमिजाज और मजाकिया आदमी था। यदि वह उस औषधीय कुंड में मर जाता जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से गढ़ा था, तो परिणाम स्वरूप उसे जो पीड़ा सहनी पड़ती वह अकल्पनीय होती। ये सौभाग्य की बात थी कि सब कुछ ठीक हो गया। न केवल मयंक की दवा परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह वास्तव में अगले स्तर पर पहुंच गया, एक उच्च स्तर का ऋषि बन गया। हॉट बूटी का बागीचा में बिताए महीनों के दौरान उनके शरीर के परिष्कार के साथ उनकी शक्तियां हॉट बूटी का बागीचा में आने से पहले की तुलना में पूरी तरह से नए स्तर तक बढ़ गई थीं। कोष्ठुव की मुठ्ठियां अनजाने में ढीली हो गईं। वह जानता था कि अगर मयंक उस दिन को पार करने में सफल रहा तो अगले 8 दिनों में चिंता की कोई बात नहीं है। मयंक की जान को अब कोई खतरा नहीं होता। कुछ समय बाद पूल के भीतर की तेज धाराएं शांत हो गईं और मयंक पूल से बाहर चला गया। उसने खुद को तैयार किया और कोष्ठुव और निहारिका दोनों को देखकर मुस्कुराया। दवा परीक्षण के उस दौर में उनकी जान नहीं गई, इसने उसे अगले स्तर में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। इन प्रक्रियाओं के दौरान उनके शरीर का भी पुनर्जन्म हुआ था। वो तब ऋषि स्तर के स्तर पर थे, भले ही वह बस इधर उधर खड़े रहे और कुछ न करें। उनके वर्तमान स्तर पर कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। तुमने ये किया, निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मयंक ने सिर हिलाया और जारी रखा, अब तक की हर चीज के लिए धन्यवाद। जब वह उन परीक्षणों से गुजर रहा था तब निहारिका उसके आसपास ही थी। यहाँ तक कि दवाएं भी उसे व्यक्तिगत रूप से तैयार करनी पड़ी। तुम्हारे शिक्षक जल्द ही उसे भी अपनी अग्नि परीक्षा से पार करा देंगे। जब ये चरण समाप्त हो जाएगा तो मैं शिक्षक से कहूंगी कि आपको जाने की अनुमति दें और शायद वह अगले 2 राउंड के बारे में भूल जाएंगे, निहारिका ने कहा। ठीक है, ये काफी सफल रहा है और मैं इसे मिस करूंगा। मयंक ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ नहाने और मेरी देखभाल करने के लिए किसी सुंदर व्यक्ति को पाकर मैं अपने दिन बिता रहा हूँ। वास्तव में कुछ उपचार है ना? तो ठीक है, मैं शिक्षक से कहूंगा कि बाकी काम जारी रखें। आप अनुभव का कितना आनंद ले रहे हैं, इसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी आराम की जरूरत है, निहारिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नो 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 नो, ये सोचकर मयंक कांप उठा। उसने उसकी मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति को देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि उसने ऐसा करना कब सीखा। चल दर, हम शिक्षक से मिलने जाएंगे, निहारिका ने कहा। ठीक है, उसने सहमति में सिर हिलाया। जिन विपत्तियों को उसे सहना पड़ा था उनसे अंततः उसे कुछ लाभ प्राप्त हुआ था और वह सोच रहा था कि क्या उसे व्यक्तिगत रूप से सेंट जियान को धन्यवाद देना चाहिए। वे तीनों संत जियान के पक्ष में आए। गुरुद्रोण और आरव सिंह भी वहां थे। मयंक को देखते ही आरव सिंह को पता चल गया कि सिंध प्रदेश के स्वामी ने परीक्षणों के उस दौर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। मयंक ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले कोई नहीं कर पाया था। सेंट जियांग ने मयंक पर अच्छी नजर डाली और कहा, ऐसा लगता है कि परीक्षणों का ये दौर अब आपको किसी भी तरह से खतरा नहीं पहुंचा पाएगा। बधाई हो, मयंक ने थोड़ा झुकते हुए कहा। इतने समय तक मेरा और मेरे शिक्षक का साथ निभाने के लिए धन्यवाद। इतनी जल्दी उत्तेजित मत होइए, सेंट जियांग ने आगे कहा। आपका शिक्षक अब अपनी कठिन परीक्षा से उबरने में पूरी तरह सक्षम है और निश्चित रूप से वह अपने शरीर को और भी बेहतर मौके देने के लिए परिष्कृत करना जारी रख सकता है। हालांकि मैं उसे एक बुरी खबर देने के लिए यहाँ बुला रहा हूँ। चूंकि आप अभी यहाँ हैं, मैं आपको उसी समय बता सकता हूँ। मयंक की आंखें गंभीर हो गईं। बुरी खबर, पवित्र राजा यहाँ 9 राज्य कॉलेज में थे और उन्होंने कॉलेज प्रमुख से मुलाकात की थी। कहा गया प्रमुख अभी कुछ देर पहले मुझसे मिलने आए थे, सेंट जियांग ने कहा। मयंक की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। पवित्र राजा ने क्या किया? आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि चौहान राजवंश और सिंध प्रदेश के बीच युद्ध की मंजूरी सम्राट लक्ष्यराज ने दी थी। 9 राज्य कॉलेज हस्तक्षेप करने के लिए असुविधाजनक स्थिति में था, लेकिन मैं डोजान की मदद कर रहा था क्योंकि आप दवा परीक्षण से गुजरने के लिए सहमत हुए थे। पवित्र राजा ने इस बात में भी हस्तक्षेप नहीं किया कि मैं अपना काम कैसे करूं। सेंट जियांग ने आगे कहा, हालांकि अगर मैं डोजान को उसके शरीर को और अधिक परिष्कृत करने में मदद करता तो इसका मतलब ये होता कि मैंने आप लोगों और पवित्र राजवंश के बीच के मामलों में हस्तक्षेप किया है।
कॉलेज प्रमुख ने कहा कि यदि आप अभी भी अतिथि के रूप में रहना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन अगर डॉजान दिव्य आपदा के माध्यम से इसे जारी रखने का इरादा रखता है तो कॉलेज में ऐसा करना जारी रखना उसके लिए असुविधाजनक होगा। मयंक को पता था कि सेंट जियांग के शब्दों का क्या मतलब है। पवित्र राजा आखिरकार एक संप्रभु था और वह इतना मूर्ख नहीं होता कि सेंट जियांग जो कर रहा था उसमें हस्तक्षेप करता। उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था और संत जियांग ने भी उसका मनोरंजन नहीं किया होगा। हालांकि कॉलेज प्रमुख के लिए गुरुद्रोण को मना करना और उन्हें कॉलेज के मैदान के बाहर अपनी परीक्षा न देने के लिए कहना असुविधाजनक था। जब युद्ध अभी भी जारी था तो कॉलेज के लिए जानबूझकर उन्हें कवर करना अकल्पनीय था। ये वैसा ही था जैसा मयंक को उम्मीद थी। पवित्र राजा अपने शिक्षक के लिए यहाँ थे। अध्याय 854, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे जैसे वर्ष का अंत निकट आया, न्यू स्टेट कॉलेज जीवंत हो गया। हालांकि हाल ही में मयंक और निहारिका के बारे में कॉलेज के भीतर अफवाहें फैल रही थी। सीमापुरी विद्यालय के स्वामी मयंक नौ राज्य कॉलेज का दौरा करने आए और कई महीनों तक रहे। इस समय के दौरान उन्हें और उनके शिक्षक गुरुद्रोण को संत जियांग से देखभाल प्राप्त हुई। गुरुद्रोण पवित्र होने के रास्ते पर दिव्य प्रलय को पार करने में सक्षम होंगे। ऐसी अफवाह थी कि मयंक भी स्तर तोड़ चुका है। औषधीय परीक्षण में मिली सफलता के संबंध में कुछ लोगों ने सोचा कि निहारिका अपने दृष्टिकोण में विशेष रूप से सौम्य थी। इसके अलावा कई लोगों ने मयंक के महान शिक्षक जू से कई बार मिलने के बारे में गपशप करना शुरू कर दिया जब वह पहली बार कॉलेज पहुंचे थे और आरव सिंह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मयंक ने निहारिका के करीब आना शुरू कर दिया और कई लोगों को अब लगने लगा कि मयंक के इरादे स्पष्ट रूप से गलत थे। तो अब मयंक को न केवल जड़ी बूटी की बागीचा में बहुत लाभ हुआ है बल्कि वह सुंदरता का दिल भी जीत सकता है। लेकिन विडंबना ये थी कि मयंक की शादी पहले ही एक ऐसी महिला से हो चुकी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बेहद खूबसूरत थी। अगर निहारिका को मयंक के साथ जुड़ना था तो वह केवल रखेल बन सकती थी। ऐसा लगता है कि ये गपशप जानबूझकर फैलाई गई थी और उनके कुछ परिणाम भी हुए। पिछले कुछ महीनों से मयंक की नेशनल कॉलेज में अच्छी प्रतिष्ठा थी और कई लोग उसके बचाव में आ गए थे, यहाँ तक कि निहारिका के साथ उसके रिश्ते को एक शुभ समाचार भी मान रहे थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से कई ऐसे भी थे जो उनके प्रशंसक नहीं थे। एक बाहरी व्यक्ति ने अपने आगमन के पहले ही दिन दिव्यपथ के पवित्र शिष्य सहित कॉलेज की सभी प्रतिभाओं को हरा दिया था और बाद में संत जियांग के करीब आने के लिए निहारिका का इस्तेमाल किया था। जो लोग मयंक को नापसंद करते थे वे स्वाभाविक रूप से इन अफवाहों की ओर आकर्षित हुए, इसलिए इसका परिणाम हुआ। मयंक की प्रतिष्ठा का भी ध्रुवीकरण हुआ। इस समय 9 राज्य कॉलेज के अंदर एक जगह पर बहुत से लोग एकत्रित थे। उनमें दिव्यपथ के कुछ पवित्र शिष्य भी थे। कालिदास जो मयंक से पराजित हुए थे भी उपस्थित थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुलाकात हो। जो व्यक्ति सिरहाने बैठा था वह एक नवयुवक था जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक आयु स्वाभाविक रूप से उससे अधिक थी। इस व्यक्ति का स्वरूप असाधारण था। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उसकी आंखों में अत्यधिक उत्साह था। 9 स्टेट कॉलेज के प्रमुख के प्रत्यक्ष शिष्य देवेश को दिव्यपथ के पवित्र शिष्यों की उनकी पीढ़ी में प्रमुख व्यक्ति और 9 राज्य कॉलेज के सभी शिष्यों के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित किया गया था, जो कॉलेज में एक विशिष्ट स्थान रखते थे। कई बाहरी लोगों का मानना था कि देवेश और विवेक के बीच उनमें से एक को नेशनल कॉलेज के भावी प्रमुख का पद विरासत में मिलेगा, जो इन दोनों को दिए गए उच्च विचारों को दर्शाता है। देवेश विवेक से कुछ साल बड़ा था, इसलिए वह अभ्यास के उच्च स्तर पर था और पहले से ही कट्टर जादूगर स्तर पर था। सेंस की अगली लड़ाई में वह निश्चित रूप से 9 राज्य कॉलेज का नेता होगा। लोगों के समूह ने लापरवाही से बातचीत की। इसी दौरान देवेश की नजर नीचे एक शख्स पर पड़ी। वह आदमी नक्काशी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और चाकू पकड़ने वाली पतली उंगलियां एकदम सही थीं और नक्काशी में कोई त्रुटि नहीं हुई थी। छोटे भाई विवेक, मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है? देवेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। जो व्यक्ति नक्काशी कर रहा था उसका नाम विवेक था। मध्य स्तरीय मैगी। विवेक ने देवेश की ओर देखे बिना बोलना जारी रखा। कॉलेज के सभी शिष्यों में शायद वह अकेला था जिसने देवेश से बात करते समय उसकी ओर न देखने का साहस किया। हालांकि देवेश को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने फिर से प्रगति की है और आपको आर्कमेज के स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पिछले वर्ष वरिष्ठ भाई के अभ्यास की प्रगति कैसी है? विवेक ने धीरे से पूछा। कुछ हल्की सी समझ, लेकिन स्तर के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी नहीं। देवेश ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि इस साल कॉलेज के भीतर कुछ चीजें हो रही हैं। सिंध प्रदेश के सीमांतपुरी विद्यालय, पूर्वी राज्य के सुमेरु पर्वत और चौहान राजवंश ने यहाँ कॉलेज का दौरा करने, अभ्यास करने और आदान प्रदान करने के लिए दूत भेजे हैं। आप सभी इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? कालिदास थोड़ा शर्मिंदा हुए। वह मयंक से हार गए थे। किसी ने कहा, कनिष्ठ भाई कालिदास को छोड़कर जिन्होंने युद्ध किया था बहुत अधिक समझ नहीं थी। देवेश। इसी समय एक आवाज सुनाई दी और सभी की नजर काले वस्त्र पहने उस सुंदर व्यक्ति पर पड़ी जो उनकी ओर आ रहा था। उसकी शक्ल ठंडी थी और उसका तराशा हुआ चेहरा थोड़ा सख्त था। दिव्यपथ के पवित्र शिष्यों का सामना करते समय भी उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। ये शख्स थे संत जियांग के सबसे बड़े शिष्य आरव सिंह। आ रहा हूँ। देवेश आरव सिंह को देखकर मुस्कुराया। निहारिका यहाँ कैसे नहीं है? वह व्यस्त है, आरव सिंह ने उत्तर दिया, फिर देवेश के बगल में जाकर बैठ गया। सेंट जियांग को 9 राज्य कॉलेज के भीतर एक प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था। इसी तरह उनके सबसे बड़े शिष्य को कॉलेज के सभी शिष्यों के बीच समान रूप से असाधारण स्थिति प्राप्त थी। बेशक वह इसलिए नहीं आई क्योंकि वह भी दिव्यपथ के एक पवित्र शिष्य थे, बल्कि केवल इसलिए आए क्योंकि देवेश के साथ उनके अच्छे संबंध थे। मैंने सुना है कि सिंध प्रदेश के सीमापुरी विद्यालय के स्वामी मयंक जड़ी बूटी का अभ्यास कर रहे हैं। आपको उसके साथ काफी संपर्क रखना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देवेश ने पूछा। उन्हें उस पवित्र भूमि के इस कुख्यात स्वामी के बारे में भी जिज्ञासा थी। ज्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति वास्तव में प्रतिभाशाली है। कुछ दिनों के बाद वह मास्टर की औषधीय परीक्षा पास करने में सक्षम हो जाएगा। आरव सिंह ने लापरवाही से कहा। कॉलेज में कुछ दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैल रही हैं, जिसमें कहा गया है कि निहारिका ने जानबूझकर उस पर दया की थी। आप क्या सोचते हैं? देवेश ने पूछा। आरव सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, सब बकवास है। मालिक ने जो आदेश दिया है निहारिका उसका ही पालन करेगी। मयंक वास्तव में दवा के परीक्षण को पास करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा था। न्यू स्टेट कॉलेज के एक शिष्य के रूप में इस तरह की अफवाह फैलाना या तो दूसरों के प्रति हमारी ईर्ष्या या खुद में आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है। मेरे सही विचार। मयंक की ख्याति एक असामान्य चरित्र के रूप में व्यापक रूप से जानी जाती है।
मैंने नहीं सोचा था कि निहारिका इतनी सती होगी। देवेश ने कहा, कॉलेज को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए मैं इन अफवाहों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दूंगा। हाँ, आरव सिंह ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने कुछ चीजें भी सीखी हैं। शुरुआत में जब मयंक ने सेंट जियांग से मिलने के लिए कहा तो वह जानबूझकर निहारिका के पास गया होगा। अब वह स्वास्थ्यवर्धक औषधि का परीक्षण कर रहे हैं। उसका निहारिका के साथ बहुत संपर्क रहा होगा, इसलिए कॉलेज में ये अफवाहें हैं। देवेश ने आगे कहा, जब आपके पास समय हो तो निहारिका को याद दिला देना। आखिर मयंक शादीशुदा है, ऐसी अफवाहों से निहारिका की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आरव सिंह की भौहें तन गईं, थोड़ा अप्रसन्न हुआ, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। वह जानता था कि देवेश जो कह रहा है उसमें कुछ आधार है। आरव, तुम और निहारिका संत जियांग के केवल 2 शिष्य हैं, लगभग बचपन की प्रेमिकाओं की तरह। यदि आप एक साथ आ सके तो यह एक आदर्श अंत होगा। देवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सचमुच आरव सिंह के बारे में सोच रहा था। आरव सिंह ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, जब तक निहारिका खुश है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। आरव सिंह इस विषय को जारी रखने में कुछ अनिच्छुक लग रहे थे और उनके आने के कुछ ही क्षण बाद चले गए। जाओ, और मैं किसी और दिन सेंट जियांग से मिलने आऊंगा। जैसे ही आरव सिंह जाने के लिए मुड़ा, देवेश ने कहा। बूटी का बागीचा पर वापस आरव सिंह अभी भी सोच रहा था कि देवेश ने क्या कहा था। वह निहारिका से थोड़ा बड़ा था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसने निहारिका को बड़े होते देखा था। उन्होंने निहारिका के जीवन की सबसे मासूम अवस्था देखी थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत आत्मा शायद निहारिका जैसी ही थी। मास्टर ने हमेशा उसे अपनी इस कनिष्ठ बहन की रक्षा करने का आदेश दिया था और उसने हमेशा ठीक वैसा ही किया था, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपनी प्रथाओं को विशेष रूप से गंदा नहीं मानता था, इसलिए वह अपने दिल की शुद्ध सुंदरता की रक्षा करने के लिए अधिक सावधान था। ये कैसा एहसास था, शायद वह खुद भी नहीं जानते थे। हालांकि देवेश कुछ बातों में सही थे। बड़े भाई, एक आवाज ने आरव सिंह के विचारों को बाधित किया। उसने ऊपर देखा और एक सुंदर आकृति को मुस्कुराते हुए उसकी ओर आते देखा। वरिष्ठ भाई क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आरव सिंह ने निहारिका के हाथों में दवा को देखा। क्या यह उसके लिए है? हाँ, निहारिका ने सिर हिलाया। कुछ और दिन और मैं आराम कर सकता हूँ। बड़े भाई, अब मैं चलता हूँ। अच्छे से। आरव सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन जब निहारिका जाने लगी तो आरव सिंह फिर बोला, छोटी बहन। निहारिका ने पलटकर कहा, हाँ, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आरव सिंह ने पूछा। उसे, मयंक, 9 राज्यों में सभी पवित्र भूमियों में सबसे कम उम्र के स्वामी, जिनका नाम 9 राज्यों में जाना जाता है। वह अपने गुरु की खातिर औषधीय परीक्षण से गुजरा और यह सब सहन किया। चाहे वह प्रतिभा हो, उपलब्धि हो या चरित्र, उसे बेहद असाधारण माना जाना चाहिए। जवाब में निहारिका मुस्कुरा दी। आरव सिंह ने धीरे से सिर हिलाया तो ऐसा लगा कि मयंक वास्तव में बिल्कुल परफेक्ट था। अगर ऐसा नहीं था कि वह पहले से ही शादीशुदा था तो वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी को भी सौंपा जा सकता है। आरव सिंह फुसफुसाए। बड़े भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उनकी टिप्पणी सुनकर निहारिका ने अपने चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई, फिर चली गई। लेकिन आरव सिंह अभी भी वहीं खड़ा था और उसकी आकृति को गायब होते देख रहा था। मुड़कर आरव सिंह भी निकल गया और मयंक की दिशा में चल दिया। इस समय जिस प्रांगण में मयंक था, वहां गुरुद्रोण, आदर्श, धनुर्धारी दानव और अन्य लोग गुरुद्रोण के दिव्य प्रलय को पार करने के विषय पर चर्चा कर रहे थे। सेंट जियांग के शब्दों से मयंक को खतरे का एहसास हुआ। चौहान राजा व्यक्तिगत रूप से आए थे और ऐसा लग रहा था कि चौहान राजवंश में कुछ हलचल हो रही है। ऐसा प्रतीत हुआ कि चौहान राजवंश फिर से सेना भेजने की तैयारी कर रहा था। जहां तक गंतव्य का सवाल है, यह अभी भी अनिश्चित था। क्या ये सीमा विद्यालयपुरी या 9 राज्यों का शहर होगा? कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही मयंक और अन्य लोगों ने आवाज की ओर अपनी नजरें घुमाई, उन्हें आरव सिंह दिखाई दिया। आरव सिंह ने भी उसकी ओर देखा। तभी मयंक ने पूछा, महान शिक्षक को यहाँ क्या लाया है? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आरव सिंह ने जवाब दिया। कृपया। मयंक ने सिर हिलाया। आरव सिंह ने मयंक के आसपास मौजूद लोगों पर एक नजर डाली और सभी लोग तुरंत उसका मतलब समझ गए और उन्हें अकेला छोड़ दिया। कुछ और दिन और परीक्षण खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा था कि तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर तरीके से जीवित रहे। आरव सिंह ने कहा। प्रशंसा में भी वह अभी भी बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। महान शिक्षक यहाँ सिर्फ मेरी प्रशंसा करने नहीं आए थे। मयंक ने कहा, क्या आपने कभी निहारिका का उपयोग करने के बारे में सोचा है? आरव सिंह की नजरें अचानक तेज हो गईं और मयंक पर केंद्रित हो गईं। मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है। मयंक की अभिव्यक्ति कुछ हद तक ठंडी हो गई। अतीत में हमारे गुरु को देखने के लिए आपने शिवानी से निहारिका को जाना और फिर निहारिका के माध्यम से गुरु तक पहुंच प्राप्त की। क्या इसे प्रयोग नहीं माना जाता? आरव सिंह की आवाज के साथ मयंक की ओर निर्देशित एक कमजोर प्रभावशाली अधिकार था। मैं आपके गुरु से मिलने की भीख मांगते हुए 1 महीने तक हरी बूटी का बागीचा के बाहर था। यदि महान शिक्षक जू ने मेरी विनती स्वीकार कर ली होती तो मुझे उसका सहारा क्यों लेना पड़ता? मयंक ने लापरवाही से कहा। अगर महान शिक्षक जू का मानना है कि इसे प्रयोग माना जाता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। जब आप हॉट बूटी का बागीचा में आए तो क्या हुआ? क्या ये जानबूझकर किया गया था? आरव सिंह बहुत ठंडे दिखे और मयंक को घूरते रहे। हालांकि उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन मयंक समझ गया कि उसका मतलब क्या था। अगर महान शिक्षक जू यहाँ मुझसे सवाल करने आए हैं तो कृपया चले जाएं। मयंक की आवाज भी ठंडी हो गई। चूंकि आरव सिंह सौहार्दपूर्ण नहीं थे, इसलिए उन्हें विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक अदृश्य धारा प्रवाहित हो रही थी। आरव सिंह ने बिना पलके झपकाए मयंक को देखा और काफी देर बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुमने कोशिश नहीं की होगी और भविष्य में भी नहीं करोगे। अगर तुम्हारी वजह से निहारिका को ठेस पहुंची तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मयंक ने दूसरे की ओर घूरकर देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे आजमाओ। आरव सिंह ने कहा और चला गया। मयंक ने प्रस्थान कर रहे व्यक्ति को देखा और सोचा, महान शिक्षक जू अपनी बर्फीली प्रतिष्ठा के अनुरूप है। अध्याय 855 सेना लामबंदी। आरव सिंह के जाने के बाद आदर्श, तलवार दानव और अन्य लोग मयंक के पास लौट आए। कॉलेज में मयंक और निहारिका के बारे में कुछ अफवाहें उनके कानों तक पहुंच चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये मिस्टर जू स्वाभाविक रूप से बहुत ठंडे स्वभाव के थे, लेकिन उन्हें अपनी साथी प्रशिक्षु निहारिका की बहुत परवाह थी। ध्रुव ने कहा, संत जियांग का शिष्य थोड़ा उदासीन लगता है। पिछली बार मयंक ने 1 महीने के लिए हॉट बूटी का बागीचा पर कॉल किया था। मयंक जो भी था, चाहे कोई वादा था या नहीं, फिर भी उनका मिलना सही था। इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह व्यक्ति थोड़ा मिलनसार नहीं था और बाहरी लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था।
ये संभवतः उनके अभ्यास से संबंधित है, तलवार दानव ने कहा। आरव सिंह को संत जियान का जहरीला रास्ता विरासत में मिला था। जहरीले जादू का अभ्यास करते समय भावना शून्य होना बिल्कुल सामान्य था। उसके बारे में बात मत करो। मैं राक्षसी जानवरों के माध्यम से चौहान राजवंश की राजधानी में गतिविधियों को देख रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में कई जानवरों का शिकार किया गया है। हालांकि शेष लोग अभी भी उनकी गतिविधियों का निरीक्षण कर सकते थे। इस बार चौहान राजवंश की सेना में असामान्य परिवर्तन हुए हैं। हमें जवाबी कदमों के बारे में सोचने की जरूरत है, मयंक ने कहा। यदि आप चौहान राजा होते तो आप अपनी सेना कहाँ भेजते? 9 राज्य शहर जहां हम हैं या सीमापुरी विद्यालय के लिए? ध्रुव ने मयंक से पूछा। चौहान राजा की प्रतिभा सामने आई है। उसके पास वज्र की शक्ति और बिजली की गति है और वह बहुत घमंडी और अभिमानी है। अब जब उसके पास मौका है तो उसका एक ही विचार होगा, मास्टर और मुझे दोनों को नष्ट कर दो, मयंक ने कहा। तो यदि चौहान राजवंश अपनी सेना भेजता है तो वे निश्चित रूप से 9 राज्य शहर में आएंगे। यदि केवल चौहान राजा ही कार्रवाई कर रहे होते तो इसका निर्देश मास्टर पर होता। यदि चौहान राजवंश के अन्य शक्तिशाली लोग होते तो यह उन पर निर्देशित होता। यदि वे 9 राज्य शहर में मारे गए तो सिंध प्रदेश की शक्ति विघटित हो जाएगी और पवित्र युद्ध के परिणाम में कोई संदेह नहीं होगा। इसके विपरीत यदि उन्होंने सीमापुरी विद्यालय पर हमला किया था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि चौहान राजा के मजबूत चरित्र के कारण वह सीमापुरी विद्यालय नहीं जाएंगे बल्कि 9 राज्य शहर जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पिछली बार जब वे सीमापुरी विद्यालय गए तो चौहान राजा को वहां से हटना पड़ा। इस बार मुझे डर है कि वह अपनी शक्ति हमें यहां नष्ट करने पर केंद्रित करेगा, ध्रुव ने कहा। इस पवित्र युद्ध में पवित्र बुजुर्ग और गुरु द्रोण अपनी शक्ति के चरम पर थे और वे सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से थे, जबकि मयंक और कौष्टुभ भविष्य थे। यदि उन्हें नष्ट कर दिया गया तो ये पवित्र युद्ध के जल्दी समाप्त होने के बराबर होगा। पवित्र बुजुर्ग, मयंक ने ग्राम प्रधान की ओर देखा और कहा, आप कितने आश्वस्त हैं कि आप चौहान राजवंश के यानवांग चौहान का सामना कर सकते हैं? यानवांग चौहान चौहान राजवंश में ऋषि स्तर के एक और योद्धा थे। चौहान राजा से वरिष्ठ होने के बावजूद उनका स्थान चौहान राजा से पीछे था। वह लंबे समय से खुद को दुनिया से अलग कर रहा था। मुझे यकीन नहीं है कि यानवांग चौहान अब कितना शक्तिशाली है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतता हूं या हारता हूं, मैं निश्चित रूप से इसे एक टुकड़े में पार करने में सक्षम होऊंगा, ग्राम प्रधान ने कहा। जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत के बारे में अनिश्चित होगा तो वह निश्चित रूप से घमंड नहीं करेगा। अच्छा, मयंक ने सिर हिलाया। तो क्या मैं तुम्हें यात्रा करने के लिए परेशान कर सकता हूँ? आदर्श, ध्रुव और अन्य 9 वरिष्ठों को राजधानी ले जाओ। अवसर आने पर कार्य करें। आपका लक्ष्य अपने दुश्मन को मारना नहीं है बल्कि उन पर नजर रखना है। यदि कोई परिवर्तन होता है तो मैं राक्षसी जानवरों से आपको अवगत कराऊंगा। उस स्थिति में यहाँ आप में से केवल कुछ ही होंगे, तलवारबाज दानव ने भौहें चढ़ाई। यदि वे चले गए तो यहाँ मयंक, कौष्टुभ, युवानहोन, गुरु द्रोण और अमर बूढ़ा आदमी ही रह जाएंगे। वे इस बार किसी और को 9 राज्य शहर में नहीं लाए थे। मयंक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हॉट बूटी का बागीचा में रहूंगा। हमें कब निकलना चाहिए? ग्राम प्रधान से पूछा। अभी, मयंक ने उत्तर दिया। चौहान राजा कॉलेज में है। अगर हम सीधे चले गए तो मुझे डर है कि हम उससे यह बात छिपा नहीं पाएंगे, ग्राम प्रधान ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब चले जाओगे, तुम उससे यह बात छिपा नहीं पाओगे। आप स्थानिक कला में अच्छे हैं। यदि चौहान राजा तुम्हारा पीछा करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो, मयंक ने कहा। मैं समझता हूँ। ग्राम प्रधान ने सिर हिलाया, फिर आदर्श और अन्य लोगों की ओर देखा। उसने दिव्य तलवार लहराई, उसे हवा में रखा और फिर उस पर पैर रख दिया। आगे बढ़ो, उन्होंने कहा। उनमें से 9 ने दिव्य तलवार पर एक साथ कदम रखा और अचानक प्रकाश की एक शानदार धार शून्य से पार हो गई, एक पल में अंतरिक्ष को पार कर आकाश की ओर चली गई। उस क्षण न्यू स्टेट्स कॉलेज में सभी को लगा कि अत्यंत शक्तिशाली तलवार होगी। उन्होंने शून्य में देखा और तलवार को देखा जो हवा में छेद कर रही थी। चौहान राजा ने अचानक अपनी आंखें खोली और शून्य में देखा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, लेकिन उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। उनकी यात्रा का उद्देश्य बूढ़ा ग्राम प्रधान नहीं था। संत स्तर के एक योद्धा को मारना आसान नहीं होगा जो स्थानिक कला में कुशल था। वे कहाँ गए इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने यानवांग चौहान को चौहान राजवंश के साथ साथ गोल्डन फीनिक्स फॉर्मेशन में तैनात किया था। यह अभेद्य था। क्या केवल कुछ लोग ही इस पर आक्रमण कर सकेंगे? भले ही सीमापुरी विद्यालय की पूरी सेना ने उनके महल पर हमला किया हो, ये सब व्यर्थ होगा। यह उनके द्वारा अपना विनाश चाहने से अधिक कुछ नहीं होगा। चौहान राजवंश के कुलीनों का समूह पहले ही निकल चुका था और वह योजना नहीं बदलेगी। कई दिनों बाद साल खत्म होने वाला था। 9 स्टेट्स कॉलेज ने अपने वर्षांत स्पैरिंग सत्र में स्वागत किया। ये वर्ष भर में शिष्यों के अभ्यास की परीक्षा थी। ये बहुत भव्य था और अधिकांश शिष्य इसमें शामिल होते थे। हर साल इस समय ये संभव था कि नए संत सामने आए। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत और अंत कॉलेज के लिए सबसे जीवंत समय थे। इस बार चौहान राजा समारोह देखने गए। सुमेरु पर्वत से युद्धा भी गए और हनुमान जी के बागीचा में मयंक को भी स्वाभाविक रूप से निमंत्रण मिला। 3 पवित्र भूमियों के लोगों ने 9 स्टेट्स कॉलेज में अपने अभ्यास का आदान प्रदान किया। एक अतिथि के रूप में कॉलेज स्वाभाविक रूप से उनके साथ उत्कृष्ट शिष्टाचार का व्यवहार करेगा, लेकिन मयंक ने भाग नहीं लिया। दवा परीक्षण के आखिरी कुछ दिन खत्म हो चुके थे और शायद जल्द ही हिंसा होने वाली थी। उन्हें इस समारोह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके इनकार के कारण कॉलेज में कई लोगों ने कहा कि मयंक कुछ हद तक असभ्य है। क्या उन्होंने इतने भव्य आयोजन का निमंत्रण सीधे तौर पर इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे न्यू स्टेट्स कॉलेज के युद्ध की ताकत को तुच्छ समझते थे? न्यू स्टेट्स कॉलेज के भव्य कार्यक्रम बेहद जीवंत थे, लेकिन मयंक ने हरबूटी का बागीचा में शांतिपूर्वक अभ्यास जारी रखा। उसी समय चौहान राजवंश की राजधानी में एक सच्चा पवित्र युद्ध छिड़ गया। सीमापुरी विद्यालय के पवित्र बुजुर्ग चौहान राजवंश के महल में उतरे और यानवांग चौहान के साथ एक आश्चर्यजनक लड़ाई लड़ी। यानवांग चौहान को दबा दिया गया और गोल्डन फीनिक्स युद्ध के गठन को शुरू करने के लिए महल में पीछे हटना पड़ा। बमुश्किल ग्राम प्रमुख के हमले को रोका और उसे खदेड़ दिया। इस युद्ध ने चौहान राजवंश को झकझोर कर रख दिया। वॉरकिसवोर्ड सेंट का पूर्व तलवार सेवक इतना शक्तिशाली था कि वह यानवांग चौहान को दबा सकता था। आदर्श और अन्य भी राजधानी में दिखे। जब चौहान राजवंश की सेना ने उन पर हमला किया तो वे पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने पवित्र राजधानी को कभी नहीं छोड़ा। जैसा कि मयंक ने आदेश दिया था, उनका लक्ष्य चौहान राजवंश के लोगों पर नजर रखना और उन्हें दबा देना था। आदर्श द्वारा स्थानिक तलवार निर्माण को नियंत्रित करने के साथ जब तक वे थोड़ा सावधान रहेंगे, वे अपने विरोधियों द्वारा नहीं फंसेंगे। चौहान राजवंश के योद्धाओं के पास उन्हें मारने का कोई रास्ता नहीं था।
जिस समय मयंक गया था उस समय सीमापुरी विद्यालय में सभी लोग लगन से अभ्यास कर रहे थे और अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। महल ने सिंध प्रदेश के चारों ओर से ताकतवर लोगों को इकट्ठा किया था और यांग जियो द्वारा स्थापित मैट्रिसेस को बढ़ा रहा था। हमले के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक राक्षसी जानवर महल के ऊपर आकाश में चक्कर लगाता रहा और फिर पवित्र ऋषि पैविलियन में सबसे ऊंचे टॉवर पर उतरा। इसमें कहा गया, स्वामी ने सभी योद्धाओं को चर्चा के लिए पवित्र ऋषि मंडप में इकट्ठा होने का आदेश दिया। सभी ने राक्षसी जानवर की ओर देखा। ये ब्लैक विंड कोंडोर था। वे सभी जानते थे कि यह मयंक का राक्षसी जानवर है और यह उसके साथ एक मन था और इसलिए सीधे उसके आदेशों को प्रसारित कर सकता था। जल्द ही सीमापुरी विद्यालय के सभी योद्धा पवित्र ऋषि मंडप में एकत्र हुए। हुआ जी यू भी आया। उसने ब्लैक विंड कोंडोर की ओर देखा। क्या आखिरकार उस आदमी के बारे में कोई खबर मिली? फॉर्मेशन पैलेस में तैनात लोगों के अलावा आप ऋषियों को 9 राज्य शहर की ओर दराज सैनिकों के रूप में भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि आपको महल की सहायता और सुरक्षा के लिए अपनी आधी सेना यहां छोड़ने की जरूरत है, ब्लैक विंड कोंडोर ने कहा। हालांकि मयंक ने गांव के मुखिया और आदर्श को चौहान राजवंश पर नजर रखने के लिए कहा था, फिर भी उसने अपनी आधी सेना को पीछे रहने और निर्माण महल की रक्षा करने और सहयोग करने के लिए कहा था। इस तरह यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति हो तो वे उनका समर्थन कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में महल की नींव को हिलाया नहीं जा सका। अच्छा, सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। अचानक सीमापुरी विद्यालय में हलचल मच गई। उन्होंने अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया और चर्चा की कि 9 राज्य शहर में कौन जा रहा है। जाहिर है वहां लड़ाई होने वाली थी। थोड़ी देर के बाद सेना 9 राज्य शहर के लिए रवाना हुई। कई राक्षसी जानवर भी अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़े। 9 स्टेट्स कॉलेज में जड़ी बूटी का बागीचा में मयंक औषधीय पुल से बाहर चला गया। बार बार परिवर्तन से गुजरने के बाद उनकी मांसपेशियां हिल गईं। उसकी त्वचा जैड जैसी थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, लेकिन उतनी मुलायम नहीं थी और उसकी रेखाएं शक्ति से भरी हुई लगती थीं। ये दिव्य प्रीफेक्चर कैलेंडर के वर्ष 10,012 का आखिरी दिन था और उसने अंततः परीक्षण पूरा कर लिया था। पूरे 81 दिनों तक उन्होंने अपने भौतिक शरीर को बदल दिया था। इसे साफ करने के बाद ये पहले से अधिक मजबूत हो गया था और उसने स्तरों को तोड़ दिया था। अब उसे कणों का नियम समझ में आ गया। इस दवा परीक्षण से न केवल उसकी जान चली गई, बल्कि इससे वह और भी मजबूत हो गया। संत जियांग, निहारिका, गुरुद्रोण, कोष्टुव और बाकी सभी वहां मौजूद थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मयंक को परीक्षण पूरा करते देखा। मयंक सेंट जियांग के पास गया और थोड़ा झुका। धन्यवाद वरिष्ठ, यह आपकी अपनी रचना है। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इसे सहन नहीं कर पाते तो आपका शरीर पहले ही सड़ चुका होता, संत जियांग ने उदासीनता से कहा। उन्होंने जो कहा वह सच था। मयंक को उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं थी। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर, आज साल का आखिरी दिन है। हम एक साथ भोज क्यों नहीं करते? आप अकेले जश्न मना सकते हैं, संत जियांग ने उत्तर दिया, जो फिर मुड़े और चले गए। ठीक है, कम से कम मैंने तुम्हें मना करने का एक कारण तो दे दिया ताकि तुम थोड़ी इज्जत बचा सको। मयंक ने खर्राटे लेते हुए कंधे उचकाए। सच तो यह है कि उसने किसी की भी इज्जत नहीं बचाई थी। लेकिन निहारिका ने हंसते हुए कहा, मास्टर जी हमेशा साल के अंत का जश्न अकेले ही मनाते हैं। हमने उसके साथ कभी जश्न नहीं मनाया, इसलिए उस पर बुरा मत मानना। वास्तव में, मयंक फुसफुसाया। दूर से संत जियांग की आवाज आई, यदि आप जीवित हैं तो ऋषि स्तर में प्रवेश करने के बाद आप परीक्षणों का दूसरा दौर शुरू कर सकते हैं। मयंक उसकी बात सुनकर कांप उठा। परीक्षणों का ये दौर यातनापूर्ण था। अगर उसे दोबारा ऐसा करना पड़ा तो उसे नहीं पता कि उसे किस तरह का दर्द सहना पड़ेगा। अध्याय 856 कट ऑफ। दिव्य प्रीफेक्चर कैलेंडर के वर्ष 10,013 की शुरुआत में ग्रीष्मकालीन राज्य के कई शक्तिशाली योद्धा 9 राज्य शहर की यात्रा पर निकले। 9 राज्य कॉलेज प्रत्येक वर्ष की शुरुआत और अंत में, विशेषकर शुरुआत में, बहुत सक्रिय था। यही वह समय था जब इसने नए शिष्यों की भर्ती की। इसने हर साल सनसनी मचा दी। ग्रीष्म राज्य के योद्धा एक साथ आएंगे और यहाँ तक कि अन्य राज्यों के लोग भी मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए आएंगे। इस वर्ष योद्धा जो पूरे 9 राज्य से आए थे, विशेष रूप से असंख्य थे। यहाँ तक कि ग्रीष्म राज्य की अन्य पवित्र भूमियों से योद्धाओं भी बाहर आए थे, जैसे ही कबीले, यू कबीले और कबीर नगर। वे निश्चित रूप से केवल इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि न्यू स्टेट कॉलेज शिष्यों की भर्ती कर रहा था। वास्तव में 9 राज्य कॉलेज हर साल शिष्यों की भर्ती करते थे, इसलिए यह अक्सर होता था और पवित्र भूमि समारोह में नहीं आती थी। लेकिन इस बार चौहान राजवंश और सीमांतपुरी विद्यालय सिंध प्रदेश के बीच पवित्र युद्ध सिंध प्रदेश से 9 राज्य शहर तक भड़क गया। उन सभी को खबर मिल गई थी कि दोनों पक्षों ने सेना भेज दी है और राजधानी में सेंट लेवल के योद्धाओं के बीच लड़ाई भी छिड़ गई थी। उसी समय गुरुद्रोण 9 राज्य शहर में दिव्य तबाही को तोड़ रहा था। यह बहुत संभव था कि जल्द ही एक नया संत सामने आएगा और चौहान राजा उसका शिकार करना चाहेंगे। इस पृष्ठभूमि ने कई योद्धाओं को आने के लिए आकर्षित किया था। इसे सचमुच एक हंगामेदार बैठक कहा जा सकता है। चौहान राजवंश में नए साल जैसा माहौल नहीं था। पवित्र युद्ध छिड़ने से पहले राजवंश के योद्धाओं ने नहीं सोचा था कि युद्ध इतना कठिन होगा। उन्होंने सोचा कि चौहान राजा सीधे सीमापुरी विद्यालय में सेना का नेतृत्व कर सकते हैं और इसे जमीन पर गिरा सकते हैं और सिंध प्रदेश पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे हार जाएंगे और कभी नहीं सोचा था कि ऋषि बुलियांग मारे जाएंगे और 3 महान ताकतों का सफाया हो जाएगा। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष एक दिन राजधानी पर हमला करेगा। उस समय पवित्र राजधानी के राजसी महल में यानवांग चौहान महान हॉल के सामने खड़े थे। हालांकि वह थोड़ा बूढ़ा था, फिर भी उसका व्यवहार प्रभावशाली था। उसकी लंबी दाढ़ी लहरा रही थी और उसका फीनिक्स पैटर्न वाला लबादा हवा में लहरा रहा था। माय लॉर्ड, हमने उन्हें हर जगह खोजा है और कोई निशान नहीं मिला है। वहीं सिंध प्रदेश से खबर है। सीमापुरी विद्यालय ने अपने सैनिक भेज दिए हैं। वे संभवतः 9 राज्य शहर जा रहे हैं। हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? एक योद्धा यानवांग चौहान के सामने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए खड़ा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे पवित्र राजधानी के आसपास घूम रहे थे। उनका लक्ष्य लड़ना नहीं बल्कि हमें रोकना था। यानवांग चौहान ठंडे और उदासीन दिखे। आखिरकार वह ग्राम प्रधान और आदर्श के इरादों को समझ गया। इसके अलावा वे किसी भी समय समर्थन के लिए 9 राज्य शहर में वापस आ सकते हैं। मेरा आदेश भेजो, संरचना की रक्षा के लिए कुछ सेनाओं को छोड़ दो और उनके गुप्त हमले का विरोध करो। बाकी सेना को 9 राज्य शहर की ओर जाने के लिए तैयार करें। उनके विरोधी उनकी सेना का ध्यान भटकाना चाहते थे, जबकि वे आगे बढ़ते थे और अपनी इच्छानुसार पीछे हटते थे जब भी वे चाहते थे। 9 राज्य शहर में अपनी सेना को सहायता प्रदान करते थे।
वह उन्हें अपनी मनमर्जी कैसे करने दे सकता था। मैं एक कदम आगे रहूंगा। जैसे ही वह बोला, वह बिजली के बोल्ट में बदल गया और जितनी तेजी से संभव हो सके आकाश में उड़ गया। चौहान राजवंश की सेना आदर्श और उसके तुच्छ 9 योद्धाओं से नहीं डरती थी। इसके बजाय उन्हें ग्राम प्रधान द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, और इस प्रकार यानवांग चौहान ने एक कदम आगे बढ़ने और उन्हें दरकिनार करने का फैसला किया। जब कोई अकेला हो तो उसके लक्ष्य छोटे होने चाहिए। उसका शरीर तब तक आकाश की ओर बढ़ता रहा जब तक कि वह बादलों तक नहीं पहुंच गया, जिसके बाद उसने दिशा बदल दी और आगे बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। शक्तिशाली दिव्य पथ विशाल विश्व को कवर करेगा, लेकिन अपने विरोधियों की आभा का कोई निशान नहीं पकड़ सका। वह थोड़ा सा घबरा गया। एक आभा फैलती हुई प्रतीत हो रही थी। अचानक यानवांग चौहान की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और एक असीम शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच का स्थान रक्त के समान लाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान जल रहा हो। अचानक आकाश में एक भयानक तलवार क्यूई प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि यह स्थानिक तलवारबाजी है। तलवारें महान पथ की शक्ति में बदल गईं। जैसे ही उसने उसकी ओर गोली चलाई, वह स्थानिक दूरी को नजरअंदाज करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चला गया। भूत रहता है, यानवांग चौहान चिल्लाया। महान पथ के नियमों की शक्ति प्रवाहित हुई और आकाश में एक विशाल सुनहरा फीनिक्स प्रकट हुआ। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, एक शून्य तोड़ने वाला तालन तलवार के आरेख पर उतरा, जिससे शून्य तलवारें हिल गईं और गिर गईं। आरंभ से अंत तक दिव्य महिमा सदैव चौहान राजवंश पर अवतरित रही। बहुत से लोगों ने शून्य में देखा। ऐसा लग रहा था कि वहां एक तलवार का चित्र है जो आकाश और पृथ्वी को निगल जाएगा, और साथ ही एक फीनिक्स भी होगा जो शून्य को फाड़ने के बाद संघनित हो गया था। जैसे ही वह भयानक युद्ध छिड़ा, एक ऐसी आभा घटी जिसने उन सभी को असहज महसूस कराया। उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यानवांग चौहान का चेहरा ठंडा पड़ गया। सीमापुरी विद्यालय के पवित्र बुजुर्ग अंधेरे में छिपे हुए थे और उन्होंने उसे खोजा नहीं था। जाहिर तौर पर उसका प्रतिद्वंद्वी छिपने में अच्छा था और पवित्र राजधानी की भीड़ के बीच छिप सकता था। राजधानी में अनगिनत लोगों ने आसमान की ओर देखा। उस भयानक युद्ध ने शून्यता को हिलाकर रख दिया। क्यूई तलवार हजारों मील तक चली। सुनहरी लपटों ने स्वर्ग को जला दिया। सेंस की यह लड़ाई सचमुच एक शानदार थी। अशांति की अतुलनीय रूप से भयानक लहर आकाश से उतरने वाली प्रकाश की विनाशकारी किरण की तरह चौहान राजवंश महल की ओर फैल गई। इसके साथ दिव्य उपकरणों के बीच टक्कर जैसी तेज आवाज भी हुई। आसमान से लाल रोशनी की किरण गिरी, लेकिन क्यूई तलवार हवा में घूमती रही क्योंकि टकराव की आवाज फैलती रही। अंत में प्रकाश की एक रेखा महल पर उतरी, जिसने एक हॉल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसी समय गठन की रोशनी चमक उठी। ग्राम प्रधान दिव्य तलवारें लहराते हुए शून्य में खड़ा था। उसने उसके नीचे एक ठंडी नजर डाली, फिर जाने के लिए मुड़ गया। यानवांग चौहान मलबे से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे हवा में उठ गया। उसका चेहरा भयानक था। इस बार तो उसके शरीर पर चोट के निशान भी पड़ गए। उनका प्रतिद्वंद्वी उन्हें वहीं छोड़ने पर आमादा था। उन्हें समर्थन के लिए 9 राज्य शहर जाने के लिए यहां छोड़ने का कोई विचार करने की अनुमति नहीं थी। यानवांग एक योद्धा की आकृति अस्तित्व में आ गई। उन्होंने यानवांग चौहान के शरीर पर छोड़े गए खूनी तलवार के निशान को देखा। यदि उसके पास दिव्य उपकरण न होता तो उसे डर होता कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। यानवांग चौहान को सीमापुरी विद्यालय के पवित्र बुजुर्ग द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। मेरी चिंता मत करो, ऋषि सेना जाने के लिए तैयार है। अगर आदर्श और उसके 9 तलवारबाज हमसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत करते हैं तो हम उनका पूरी तरह से वध करने में सक्षम होंगे, यानवांग चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। यानवांग उस समय जब आदर्श और अन्य लोगों ने द इन्फिनिट पैलेस से 3 शक्तिशाली सेनाओं को मार डाला, तो यह उनकी युद्ध श्रृंखलाओं को एक साथ जुड़ने से रोकने और अपनी शक्ति से 3 शीर्ष सेनाओं को खत्म करने के लिए था। अगर हम 9 राज्य शहर की ओर भागते हैं तो हम रास्ते में केवल मैट्रिसेस बुन सकते हैं, अन्यथा आदर्श हम पर घात लगाएगा, किसी ने झुककर कहा। आदर्श और अन्य निश्चित रूप से उनका आमने सामने सामना नहीं करेंगे, लेकिन एक एक करके उन्हें तोड़ना चाहेंगे। एक बार जब वे युद्ध संरचना से बाहर निकल गए तो वे अपने विरोधियों के शिकार बन जाएंगे, यानवांग चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। फिर रास्ते में मैट्रिसेस बुने और कोई कमजोर बिंदु न छोड़े। जाहिर तौर पर उसके पास उनके साथ यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि टॉम्बकीपर गांव का वह आदमी उसकी रखवाली कर रहा था। बिल्कुल, उसके सामने वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया। यही एकमात्र रास्ता था। वे पूरे 9 राज्य शहर तक मैट्रिसेस बिछाएंगे। इस बार कहा गया कि सीमापुरी विद्यालय ने अपनी आधी सेना भेज दी है। यदि वे 9 राज्य शहर में राजवंश की सेना का समर्थन करने नहीं गए तो वे स्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते। जल्द ही सेना इकट्ठी हो गई, एक बड़ा मोर्चा खोला और फिर शानदार ढंग से महल से बाहर निकलकर 9 राज्य शहर की ओर तेजी से आगे बढ़े। महल के बाहर असंख्य लोग शून्य में घटित हो रहे अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। सेना भेज दी गई थी। क्या वे मयंक को एक झटके में नष्ट कर देंगे? सेना शहर के ऊपर काले बादल की तरह आकाश से गुजरी। रास्ते भर एक राक्षसी जानवर कुछ दूरी तक उसके पीछे पीछे चलता रहा। वहां जाओ और इसे नष्ट कर दो, राक्षसी जानवर पर सवार एक ऋषि ने अपनी सवारी को आदेश दिया। अचानक पर्वत राक्षसी जानवर की ओर दौड़ा। एक क्षण बाद ही आकाश से एक राक्षसी सर्वोत्तम गिरी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने राक्षसी जानवरों के निशान देखे थे और उन्हें संदेह था कि उनके विरोधी उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बीस्ट मास्टर्स का उपयोग कर रहे थे। उनके पीछे आदर्श और अन्य लोग तलवारों पर सवार थे। चौहान राजवंश के लोगों को यह पता चला, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आदर्श और अन्य सीधे तौर पर उनका सामना नहीं करेंगे। एक राक्षसी जानवर ने आदर्श और अन्य लोगों के सामने झपट्टा मारा। हम क्या करते हैं? आदर्श ने जानवर से पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उनका अनुसरण करो, इसने मानवीय आवाज में कहा। ठीक है, आदर्श और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। उनके आंकड़े चमक उठे और वे चौहान राजवंश के योद्धाओं का अनुसरण करते रहे। उनके विरोधियों ने अपनी सेना भेजी थी और उनका लक्ष्य महान था। उन्हें हिला पाना बिल्कुल असंभव था। उस समय मयंक, जो 9 राज्य कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे थे, ने अपनी आंखें खोली और थोड़ी सी प्रतिभा चमककर बाहर आ गई। क्या चौहान राजवंश के पास भेजने के लिए एक और सेना थी? अगर ऐसा है तो उन्हें पहली लड़ाई पहले लड़नी चाहिए। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि ब्लैक विंड कोंडोर कहां था। उन्होंने एक आदेश सुनाया। ब्लैक विंड कोंडोर सिंध प्रदेश की सेना के साथ था। वे 9 राज्य शहर की ओर जा रहे थे और तलवारबाज संत बालाव के पिता युनशांग और पुष्यमित्र जैसे शक्तिशाली योद्धाओं सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ब्लैक विंड कोंडोर ने अपने पंख फैलाए और तलवारबाज सेंट और पुष्यमित्र के सामने उड़ गया और कहा, दिशा बदलो, 9 राज्य शहर में मत जाओ। ब्लैक विंड कोंडोर को देखते ही हर किसी की आंखें चमक उठी। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि यह ब्लैक विंड कोंडोर की इच्छा नहीं थी, बल्कि मयंक की थी।
हम कहाँ जाएं? पुष्यमित्र ने पूछा। चौहान राजवंश ने 9 राज्य शहर की ओर एक और सेना भेजी है। हम उनको काटने जाएंगे। इससे पहले कि वे चौहान राजा के साथ जुड़ने के लिए 9 राज्य शहर पहुंचे, हम उनसे लड़ेंगे। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आदर्श और अन्य लोग वहां हैं और आपसे लड़ेंगे। ब्लैक विंड कोंडोर ने जारी रखा, लेकिन शब्द मयंक के स्वर में बोले गए थे। अच्छे से। पुष्यमित्र और अन्य सभी ने सिर हिलाया। मयंक उन्हें पहले से ही काटने के लिए क्यों तैयार था, इसका कारण बहुत सरल था। सीमापुरी विद्यालय और चौहान राजवंश दोनों ने अपने पीछे एक मजबूत छावनी छोड़ी थी। 9 राज्य शहर में उनके पास लगभग कोई ताकत नहीं थी। गुरुद्रोण, अमर बूढ़ा आदमी, युवान होंग और बाकी लोग चौहान राजवंश की सेनाओं के बराबर नहीं थे। इसलिए दोनों पक्षों के मिलने से पहले उन्हें काट देना फायदेमंद होगा। अध्याय 857, घटना का साक्षी बनना। 9 राज्य कॉलेज 9 राज्य शहर का प्रतीक था और दुनिया भर में प्रसिद्ध था। जैसे जब न्यू स्टेट कॉलेज छात्रों की भर्ती कर रहा था, तो यह न केवल कॉलेज के लिए एक बड़ी बात थी, ये 9 राज्य शहर के लिए भी एक भव्य आयोजन था। हर साल उस समय पूरा शहर सबसे अधिक उपद्रवी होता था। यह आयोजन इतना महत्वपूर्ण था कि प्रवेश परीक्षा कॉलेज के मैदान के भीतर नहीं, बल्कि शहर के मध्य क्षेत्र में मंच मंच पर आयोजित की गई थी। वर्ष की शुरुआत में ग्रीष्म राज्य के अनगिनत शक्तिशाली लोग एकत्र हुए। ऐसे में मंच पर शहर और कॉलेज दोनों के शक्तिशाली लोगों द्वारा उन्मूलन प्रक्रियाओं के दौर और दौर को अंजाम देने की आवश्यकता थी। ऐसी प्रक्रियाओं के अंतिम चरण तक ऐसा नहीं था कि कॉलेज से महान हस्तियां सामने आईं, जो सबसे अधिक क्षमता वाले उम्मीदवारों का चयन करने के लिए वहां मौजूद थी। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान 9 राज्य शहर अविश्वसनीय रूप से जीवंत था। 9 राज्य प्लेटफॉर्म क्षेत्र व्यावहारिक रूप से लोगों से भरा हुआ था और अनगिनत लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या कोई उल्लेखनीय उम्मीदवार कॉलेज में प्रवेश करेगा और कॉलेज के दिव्य पथ का एक पवित्र शिष्य बन जाएगा। जब 9 राज्य शहर का साल का समय चल रहा था, पूर्वी राज्य के चौहान राजवंश और सिंध प्रदेश के सीमांतपुरी विद्यालय के शक्तिशाली लोग अभी भी अपने रास्ते पर थे। चूंकि दोनों पक्ष बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रहे थे, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वे सामान्य से अधिक धीमी गति से आगे बढ़ें। एक विशाल राज्य को पार करना ऐसा कुछ नहीं था जो 1 या 2 दिन में किया जा सकता था, क्योंकि दोनों पक्षों में ऋषि विमान के सभी स्तर के शक्तिशाली लोग शामिल थे। जो लोग निम्न प्रशिक्षण के थे, उन्होंने निश्चित रूप से बाकी सभी को धीमा कर दिया होगा। कॉलेज के अंदर भी हालात उतने ही उपद्रवी थे। हालांकि मयंक को अपने बाकी दिनों से कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। नए साल में भी वह पूरी लगन से प्रशिक्षण ले रहा था और युद्ध की योजना बनाने में व्यस्त था। पवित्र राजा के बुरे इरादे निश्चित रूप से उसके शिक्षक के लिए एक संकट थे। हालांकि जब तक उन्होंने खुद को हमेशा के लिए कॉलेज के अंदर बंद करने का फैसला नहीं किया, ये कुछ ऐसा था जिसका सामना उन्हें देर सवेर करना ही था। आखिरकार पवित्र राजा उन्हें कॉलेज में देख रहा था। कॉलेज के छात्र उस महल को देखने आ रहे थे जहां मयंक ने निवास किया था। दवा परीक्षण पूरा होने के बाद मयंक ने हर्ब गार्डन छोड़ दिया और कॉलेज में अपने व्यवस्थित आवास पर लौट आया। मयंक ने वहां कॉलेज से आए अपने आगंतुकों का स्वागत किया। तुमसे मिलकर खुशी हुई, मयंक। मयंक को प्रणाम करते समय वे छात्र असाधारण धैर्य के थे। वे सभी अपरिचित चेहरे थे, जिसका स्पष्ट अर्थ ये था कि वे लोग नहीं थे जिन्हें वह कॉलेज से पहले से जानता था। खुशी मेरी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज आप सभी को यहाँ क्या लाया है? मयंक ने पूछा। 9 राज्य कॉलेज इस वर्ष अपनी भर्ती आयोजित कर रहा है और पूरे ग्रीष्मकालीन राज्य से लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ आए हैं। कल नए छात्रों का चयन करने के लिए कॉलेज के वरिष्ठजन व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद रहेंगे। हमने अन्य पवित्र भूमियों से उन सभी को निमंत्रण दिया है जो यहाँ कॉलेज में अतिथि के रूप में आए हैं। अंकल लियुन ने मुझसे आपको निमंत्रण देने के लिए कहा है, मयंक। क्या आप न्यू स्टेट प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए समय निकाल पाएंगे? जो निमंत्रण दे रहा था वह बहुत शिष्ट और विनम्र था। मयंक उन्हें देखता रहा और सोचता रहा। भर्ती 9 राज्य कॉलेज के मैदान के भीतर नहीं की गई थी। ये 9 राज्य शहर के 9 राज्य प्लेटफॉर्म क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जिसे कॉलेज के बाहर माना जाता था। यह दिया गया था कि चौहान राजवंश ने ऐसा कुछ भी प्रयास नहीं किया होगा जिससे कॉलेज के भव्य आयोजन पर असर पड़े। हालांकि एक बार जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो जो होगा उसका पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता था। मयंक की गहरी निगाहें आगंतुकों पर टिकी रहीं, जिससे आश्चर्यजनक रूप से उन्हें कुछ हद तक दबाव महसूस हुआ। परिणामस्वरूप उन्होंने मयंक की नजरें हटा ली। एक क्षण बाद मयंक मुस्कुराया और निराकार दबाव बिना किसी निशान के गायब हो गया। अच्छा ऐसा है, मैं कल वहां रहूंगा। मयंक मुस्कुराए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। क्या न्यू स्टेट कॉलेज इस आयोजन को पहले से भी अधिक उपद्रवी बनाने की कोशिश कर रहा है? छात्रों ने थोड़ा झुककर कहा, धन्यवाद मयंक। हम वापस जाएंगे और तुरंत रिपोर्ट करेंगे। करने की कृपा करें, कहते हुए मयंक ने हाथ हिलाया। इसके तुरंत बाद आगंतुक चले गए। उनके जाने के बाद गुरुद्रोण, युवान होंग, अमर बूढ़े आदमी और अन्य लोग मयंक के पास आए और कहा, ऐसा लगता है कि हम अपने स्वागत से अधिक समय तक रुके हैं और अब कॉलेज हमें और चौहान राजवंश के लोगों को भेजना चाहता है। जितनी जल्दी हो सके बंद करो। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, उनके लिए ऐसा करना पूरी तरह उचित था। 3 पवित्र भूमियों के लोगों के लिए न्यू स्टेट कॉलेज में जमा रहना कोई स्थायी विचार नहीं था। इसके अलावा 9 राज्य कॉलेज अच्छी तरह से जानता था कि ग्रीष्मकालीन राज्य के सभी कोनों से शक्तिशाली लोग शहर में क्यों एकत्र हुए थे। जाहिर तौर पर यह कॉलेज के भर्ती कार्यक्रम में भाग लेने से कहीं अधिक था। ऐसे में कॉलेज को स्वाभाविक रूप से उन शक्तिशाली लोगों का सामना करने और उन्हें इस कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता थी। उन्हें जल्द ही यहाँ आना चाहिए, है ना? गुरुद्रोण ने पूछा। हमें उन्हें कल देखने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वे पहले से ही ग्रीष्मकालीन राज्य क्षेत्र के भीतर हैं, मयंक ने उत्तर दिया। ग्रीष्म राज्य अविश्वसनीय रूप से विशाल था। यह पूर्वी राज्य के पश्चिम में और सिंध प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। इस प्रकार भले ही सिंध प्रदेश के शक्तिशाली लोग पूर्वी राज्य के लोगों को उनके रास्ते में रोकने का इरादा रखते थे, लेकिन अपनाए गए मार्ग में शायद ही बदलाव हुआ और उन्हें अभी भी ग्रीष्मकालीन राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी। गुरुद्रोण ने कहा, तो फिर ये वास्तव में एक संयोग है। मयंक ने कहा, ग्राम प्रधान को जल्द ही लौटना चाहिए। जैसा कि यानवांग चौहान ने अनुमान लगाया था, गांव का मुखिया आदर्श और अन्य लोगों के साथ चौहान राजवंश की पवित्र राजधानी के आसपास घूम रहा था, ठीक इसलिए क्योंकि वह उनकी जांच करना चाहता था। साथ ही साथ उसने अपने सैनिकों को भी दूर भेज दिया था। ग्राम प्रधान के इरादों का अनुमान लगाने में सक्षम होने के कारण ही यानवांग चौहान ने सेना को 9 राज्य शहर की ओर बढ़ने का आदेश देने का निर्णय लिया था। हालांकि वह स्वयं महल के भीतर फंसा रहा। जब भी वह बाहर निकलता, निश्चित रूप से अवरोधन के प्रयास उसका इंतजार कर रहे होते। अवरोधों को तोड़ने की कई कोशिशों के बाद अब उनमें बहुत दूर तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी वह ये देखने के लिए बाहर आया कि बूढ़ा व्यक्ति बार बार क्या कर रहा था।
अगले दिन 9 राज्य शहर अविश्वसनीय रूप से जीवंत था। अनगिनत शक्तिशाली लोग एक ही स्थान पर एकत्र हुए। 9 राज्य मंच। उस दिन 9 राज्य कॉलेज के महान व्यक्ति अपने छात्रों का चयन करने के लिए उपस्थित थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को देखने के लिए अन्य पवित्र भूमि के लोगों को भी निमंत्रण दिया है। उस दिन ऋषि और संत रैंकिंग में शामिल कई शक्तिशाली लोगों को देखा गया था। साथ ही कुछ युवा पीढ़ियों को भी देखा गया था जो पूरे राज्य में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। उदाहरण के लिए मयंक, जो पिछले कुछ समय से हर जगह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। साथ ही कौस्तुभ 9 राज्य फोरम का चैंपियन भी था। निस्संदेह वहां 9 स्टेट कॉलेज के दिव्य पथ के वे पवित्र शिष्य भी थे। अनगिनत लोगों की नजर में वे सभी नाम दिग्गज हस्तियों के थे। कॉलेज भी उतना ही जीवंत था। कई शक्तिशाली लोग बड़ी संख्या में कॉलेज के बाहर 9 राज्य प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। मयंक और उसके लोग भी जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी, फिर भी वे सिंध प्रदेश की एक पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि वे हर गार्डन से कोई और थे जो उनके जाने से पहले उन्हें देखने के लिए बाहर आ रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि आरव और निहारिका थे। उनके शिक्षक संत जियांग ने उन्हें इस कार्यक्रम को देखने के साथ साथ गुरुद्रोण के लिए एक उपहार लाने का निर्देश दिया था। ये कुछ ऐसा है जो मुझे मेरे शिक्षक ने वरिष्ठ गुरुद्रोण को प्रस्तुत करने के लिए कहा था। ये कुछ समय के लिए किसी की आंतरिक क्षमता का आह्वान करने में सक्षम है। यदि आपको दिव्य आपदा से गुजरने में कोई परेशानी आती है तो यह आपके अवसरों को बढ़ाने में काम आएगा। निहारिका ने मयंक को एक गोली देते हुए कहा। मयंक ने इसे लिया और कहा, कृपया सेंट जियांग को मेरा सम्मान और आभार भेजें। फिर वह पलटा और उसे गुरुद्रोण को सौंप दिया। ऐसा लगता था कि संत जियांग को पता था कि गुरुद्रोण के लिए अपनी अग्निपरीक्षा का सामना करने का समय जल्द ही आएगा। सही, शिक्षक ने हमें उसके स्थान पर कार्यक्रम देखने के लिए कहा है। फिर चलो साथ में बाहर चलते हैं, निहारिका ने धीरे से कहा। करूंगा। मयंक ने सिर हिलाया और आरव की ओर देखा, जो उसके ठीक पीछे था। मुस्कुराते हुए बोला, मैं मानता हूं कि आपके पास इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, महान शिक्षक जू। आरव ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा, फिर पलटकर कहा, चलो चले। मयंक ने उसकी पीठ पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि उसने निहारिका से पहले मयंक की तलाश के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया था। मयंक ने कहा, चलो बाहर चले। समूह महल के बाहर गया और यात्रा में विशाल भीड़ में शामिल हो गया। बीच बीच में उन्हें देखती हुई आंखें भी थीं। मयंक को लेकर इन दिनों न्यू स्टेट कॉलेज में काफी चर्चाएं हो रही है। 9 राज्य मंच 9 राज्य शहर के लिए बहुत महत्व का स्थान था। 9 राज्य कॉलेज का भर्ती कार्यक्रम हर साल वहां आयोजित किया जाता था। यह अफवाह थी कि प्राचीन काल में पूरे 9 राज्य में अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति बैठकों के लिए एकत्र हुए थे। 9 राज्य मंच को 9 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में एक विशाल पत्थर की पट्टिका पर नक्काशी की गई थी, जो 9 राज्यों के नामों का विशाल प्रतीक था। समर, क्यूई, क्लाउड, सिंध। प्रत्येक प्राचीन प्रतीक की एक विशिष्ट शैली थी। ग्रीष्म राज्य का प्रतीक गंभीर और प्रभावशाली लगा। क्यूई राज्य का प्रतीक गगनचुंबी तरीके से तेज महसूस हुआ। सिंध प्रदेश का प्रतीक मोटा और शक्तिशाली लगा। प्रत्येक पट्टिका के नीचे एक प्राचीन शब्द प्रतीक की छवि वाला एक प्रकार का सिंहासन था। ऐसा कहा जाता था कि 9 राज्यों के नेता उन पर बैठते थे। सिंहासनों के नीचे बहुत सी कुर्सियां थीं और नीचे की ओर जाने के लिए सीढ़ियां भी थीं। एक विशाल मंच जो मंच के रूप में कार्य करता था 9 शब्द पट्टिकाओं के ठीक सामने था। यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से भव्य लग रहा था। मंच के आसपास का इलाका लोगों से भर गया और जिस भी दिशा में देखो लोग ही लोग नजर आते। चौहान राजवंश के शक्तिशाली लोग यहाँ सबसे पहले हैं। कई लोगों की नजरें एक दिशा की ओर मुड़ गईं। पवित्र राजा वहां था और वह पूर्वी राज्य के प्रतीक के नीचे सिंहासन तक चला गया और उस पर बैठने में संकोच नहीं किया। सिंहासन कभी पूर्वी राज्य के नेता का था। चौहान राजवंश ने एक समय पूरे पूर्वी राज्य पर शासन किया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि पवित्र राजा ही नेता होता। भले ही पूर्वी राज्य अब कई सेनाओं में विभाजित हो गया था, लेकिन फिर भी वह उस पवित्र भूमि का एकमात्र स्वामी था जो उस समय इस कार्यक्रम में आया था। इस प्रकार वह निश्चित रूप से उस सिंहासन पर बैठने के लिए कहीं अधिक योग्य था। उन 9 सिंहासनों का एक ऐतिहासिक अर्थ था और वास्तव में वहां बैठने के लिए किसी को पूरे राज्य पर शासन करने वाला नेता होने की आवश्यकता नहीं थी। सुमेरु पर्वत के शक्तिशाली लोग यहाँ हैं। कई लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग वहां जा रहे थे और कई लोगों ने पवित्र राजा की ओर सम्मानपूर्वक इशारा किया। वह प्रभात है, 3 संतों का छात्र। भीड़ में से एक की नजर एक युवक पर पड़ी। यू कबीले के शक्तिशाली लोग। किसी और ने दूसरे कोने की ओर देखा। यू कबीला ग्रीष्म राज्य में एक पवित्र भूमि थी जो सीलिंग की कला में पारंगत थी। यू कबीले में पढ़ने वाले लोग अविश्वसनीय रूप से डरावने थे। ये कबीले के शक्तिशाली लोग भी यहाँ हैं। फिर भी एक अन्य व्यक्ति ने कहीं और देखा। कॉलेज के ताकतवर लोग यहाँ हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कॉलेज के लोग सबसे अधिक संख्या में थे। एक के बाद एक कई लोग झुंड में आए। देवेश, विवेक, कई लोग हौंसते रहे क्योंकि कॉलेज के 2 प्रतिष्ठित शिष्यों में से सबसे प्रसिद्ध, 2 जिन्हें 9 राज्य कॉलेज के प्रमुख का उत्तराधिकारी माना जाता था, वे भी वहां मौजूद थे। उन दोनों ने असाधारण सहन शक्ति का प्रदर्शन किया। देवेश आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रहा था, जबकि विवेक शांत बैठा हुआ अपनी नक्काशी बना रहा था। यू कबीले और ई कबीले के कई लोगों ने उन दोनों की ओर देखने के लिए अपनी आंखें घुमाई। उन दोनों सेनाओं के कई असाधारण छात्र भी इस कार्यक्रम को देखने आए थे। उस समय कई आकृतियां सिंध प्रदेश की पट्टिका की ओर बढ़ती हुई देखी गई और कई ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। यहाँ तक कि अन्य पवित्र भूमियों से आए शक्तिशाली लोग भी उनकी ओर देखने लगे। कई जोड़ी आंखें उस सुंदर युवक को देख रही थी। वह सधे हुए कदमों से चलता हुआ सिंहासन के सामने आया। वह पीछे मुड़ा और भीड़ को स्कैन करते हुए बैठ गया। वह शाही और प्रभावशाली लग रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि सिंध प्रदेश के सीमापुरी विद्यालय के महल स्वामी मयंक थे। वह वर्तमान में पूरे अमेरिका में युवा पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अध्याय 858 घात। 9 राज्य में हर पीढ़ी में प्रतिभाएं उभरेंगी। प्रत्येक पवित्र भूमि का गौरव, पवित्र शिष्य और पुत्र, ये सभी लोग थे जो समय समय पर पैदा हुए थे। हालांकि वे अभी भी युवा पीढ़ी थे और पिछली पीढ़ी की आभा से दबे हुए थे। ऐसा कोई नहीं था जो मयंक जैसा था, जो एक महान विमान के रूप में पवित्र भूमि का नेता बन गया। निस्संदेह ये सिंध प्रदेश की विशिष्ट स्थिति के कारण भी था। यदि ये केवल सिंध प्रदेश के सीमापुरी विद्यालय में एक नया महल भगवान होता तो 9 राज्य के लोगों को इतनी परवाह नहीं होती। हालांकि जब से सीमापुरी विद्यालय मयंक के नेतृत्व में था, सिंध प्रदेश बदल रहा था और एक के बाद एक चमत्कार पैदा कर रहा था। पहली बार जब उन्होंने सिंध प्रदेश से बाहर कदम रखा तो उन्होंने शतरंज सेंट विला में सेलेस्टियल ड्रैगन शतरंज गेम को क्रैक किया था। 9 राज्य मंच पर सिंध प्रदेश सभी पवित्र भूमियों में पहले स्थान पर आया।
नीदरलैंड के तलवार टीले में उसने शून्य के तलवार निर्माण को सक्रिय किया था और एक संत को मार डाला था। उन्होंने लंबे समय से कमजोर सिंध प्रदेश में एक संत को खड़ा किया था और चौहान राजवंश को रोकने के लिए पवित्र युद्ध में सिंध प्रदेश की सेना की इच्छा को एकजुट किया था। अब गुरुद्रोण संत बनने वाले थे। सिंध प्रदेश को अपना दूसरा संत मिलेगा, यहाँ तक कि चौहान राजा भी इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि मयंक को अपनी पीढ़ी का सबसे चमकदार व्यक्ति माना जाता था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, ऐसे चमत्कार आज तक किसी ने नहीं रचे। जिस पत्थर की पट्टिका पर सिंध लिखा हुआ था, उसके पास बैठे किशोर की आकृति को देखकर वह वास्तव में वहां बैठने के लिए योग्य था। इसके अलावा मयंक के पास पहले से ही एक पवित्र भूमि के नेता की आभा थी। भले ही उनकी शक्ति का स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन ये किसी भी तरह से 9 राज्य की अन्य पवित्र भूमि के प्रभावशाली शख्सियतों से कमतर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उनका जन्म ही यह पद संभालने के लिए हुआ हो। कई लोगों ने यह भी देखा कि मयंक से ज्यादा दूर नहीं। निहारिका मुस्कुराई और न्यू स्टेट कॉलेज की स्थिति में जाने से पहले मयंक की ओर सिर हिलाया। आखिरकार वह कॉलेज से थी, इसलिए उसे सिंध प्रदेश के पद पर नहीं बैठाया जा सकता था। निहारिका के साथ आरव भी था। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो कई लोगों ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि हाल ही में न्यू स्टेट कॉलेज के आसपास फैल रही अफवाहें सच हो सकती हैं। कबीर नगर के विशेषज्ञ आ गए हैं, किसी ने घोषणा की। उसी समय लोगों का एक और समूह आ गया। कई लोगों ने खड़े होकर आने वाले कबीर नगर सदस्यों का अभिनंदन किया। ग्रीष्मकालीन राज्य में हालांकि 9 राज्य कॉलेज की प्रतिष्ठा 9 राज्य में नंबर 1 कॉलेज के रूप में थी, कबीर नगर ग्रीष्मकालीन राज्य में सबसे मजबूत गुट था। कबीर नगर के विशेषज्ञों के आने के बाद लोगों का एक और समूह दूर से आगे चला गया। देखते ही देखते कॉलेज के सारे लोग उठ खड़े हुए। 9 राज्य मंचों पर मौजूद अनगिनत विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब वे आने वाले सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को घूर रहे थे। 9 राज्य कॉलेज प्रमुख संत ली व्यक्तिगत रूप से आए थे। संत ली आमतौर पर इस प्रकार के अवसरों पर उपस्थित नहीं होते थे, लेकिन आज समारोह के लिए कई पवित्र भूमियां आई थीं और चौहान राजा जैसे पवित्र भूमियों के नेता और साथ ही कबीर नगर के विशेषज्ञ भी थे। अगर वह बाहर नहीं आता तो बाकी लोग स्थिति को संभाल नहीं पाते। कॉलेज प्रमुख को नमस्कार। कॉलेज के सभी शिष्य उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। पवित्र भूमि के सभी विशेषज्ञ भी उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए। यहाँ तक कि चौहान राजा भी उनके सम्मान में खड़े हो गए। मयंक भी स्वाभाविक रूप से उठ खड़ा हुआ। संत ली 9 राज्य संत रैंकिंग में 10वें स्थान पर थे और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। 9 राज्य में भी उनकी स्थिति अत्यंत सम्मानजनक थी, यहाँ तक कि चौहान राजा भी उनसे मिलने जाते समय उन्हें वरिष्ठ कहकर बुलाते थे। संत ली समर टैबलेट से पहले सिंहासन के पास गए और बैठ गए। हालांकि उनकी उम्र अधिक थी, फिर भी उनकी आंखें जीवन से भरी थी। केवल एक नजर से हर कोई सेंट ली से निकलने वाली आभा को महसूस कर सकता था। विशाल क्षेत्र अचानक शांत हो गया। वहां बैठकर ही ऐसा महसूस हुआ मानो संत ली महान पथ में घुल मिल गए हो। उसके द्वारा स्वर्ग में बल का प्रयोग किया जा सकता था और वह अपनी आभा से अनगिनत लोगों को विस्मित कर सकता था। आज यह एक बार फिर 9 राज्य कॉलेज के लिए अपने शिष्यों का चयन करने का समय है। विभिन्न पवित्र भूमियों से लोग देखने आए हैं। आपका होना मेरे 9 राज्य कॉलेज के लिए सम्मान की बात है। तो आइए हम सब मिलकर इसे देखें। संत ली ने धीरे से कहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन 10 मील के दायरे में मौजूद सभी लोग उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। आइए शुरू करें, कृपया पीछे न हटें। संत ली ने घोषणा की। एक पल में अदृश्य आभा गायब हो गई और मेजबान आगे बढ़ गया। चयनित प्रतिभाओं ने क्रमिक रूप से आगे कदम बढ़ाया और पेपर परीक्षा शुरू की। चौहान राजा ने आगे देखा। जब से मयंक आया था उसने उस पर एक नजर भी नहीं डाली थी, जैसे उसे उसके अस्तित्व के बारे में पता ही न हो। उस समय चौहान राजा ने केवल युद्ध मंच की ओर देखा और प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई की प्रशंसा की। मयंक भी वैसा ही था, चुपचाप बैठा रहा। एक के बाद एक विशेषज्ञ आगे बढ़े और अपनी असाधारण ताकत और क्षमता का खुलासा किया। आखिरकार इस चरण तक पहुंचने के लिए उन्हें चयन के कई दौरों से गुजरना पड़ा था और वे सभी संभ्रांत लोग थे। जब 9 राज्य शहर अपना जश्न मना रहा था, ग्रीष्मकालीन राज्य के अनगिनत क्षेत्रों के भीतर एक स्थान पर विशेषज्ञों का एक समूह एक भयानक आभा के साथ हवा में घूम रहा था। लोगों का ये समूह वह सेना थी जो चौहान राजवंश से आई थी। वे एक समूह में आगे बढ़े और जो लोग उनके पास से गुजरे वे सभी उनसे बचते रहे, इस डर से कि वे किसी ऐसी चीज में फंस जाएंगे जिसमें वे शामिल नहीं थे। उनके बहुत पीछे आदर्श और अन्य लोग टीम से अलग हुए बिना उनका अनुसरण करते रहे। उसी समय उसके साथ आए राक्षसी जानवर की आंखों में एक चमक सी झलकी। सेना जुटने ही वाली थी। अपने आप को तैयार करो। राक्षसी जानवर की आवाज आई। आदर्श और अन्य सभी के हाव भाव में तलवार की चमक थी और यह शानदार लग रहा था। इतने दिनों के बाद हम अंततः आराम कर सकते हैं, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। माहौल युद्ध से पहले की गंभीरता से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोहरा छाया हुआ हो। चौहान राजवंश की सेना की त्योरियां चढ़ गईं क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी आध्यात्मिक इच्छा प्रभावित हो रही है। कोहरा घना होने लगा और उनकी आध्यात्मिक इच्छाएं इसे भेदने में असमर्थ हो गईं। सावधान रहें, यह मायावी जादू टोना प्रतीत होता है। चौहान राजवंश के एक विशेषज्ञ ने अपना हाथ लहराया और एक पल में सेना धीमी हो गई। हालांकि वे पहले ही अलौकिक कोहरे में कदम रख चुके थे। विशेषज्ञ आगे बढ़े और उनकी आंखों से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। उनकी आध्यात्मिक इच्छा शक्ति और नियम शक्ति हवा में उड़ गई और कोहरे में जबरदस्ती घुस गई। कोहरा अंतहीन लग रहा था, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा शक्ति ने तेजी से इसमें प्रवेश किया और एक रास्ता खोल दिया। आखिरकार जब बाहरी दुनिया उनके सामने आई तो उनके भाव बदल गए। वहां घात है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक दहाड़ सी निकली। तुरंत वे सभी तीव्र आभा के साथ फूट पड़े और देखते ही देखते इसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे कोहरा छट गया। कोहरा लगातार छटता रहा क्योंकि चौहान राजवंश की सेना को एक साथ 2 विपरीत संवेदनाएं महसूस हुई, गर्मी और ठंड। सिर उठाकर उन्होंने देखा कि विशेषज्ञों का एक समूह उनके सामने आया है। वे दिव्य सन फनेस को परिष्कृत कर रहे थे और दिव्य सन फनेस में एक भयानक लो थी जिसने आसमान को अपनी चपेट में ले लिया और हवा को भी चमकदार लाल कर दिया। सबसे आगे वाला व्यक्ति पुष्यमित्र था। वह टॉपलेस था और उसकी कांस्य रंग की त्वचा से पसीना बह रहा था। उसने अपने हाथों में एक विशाल दिव्य सन हथौड़ा पकड़ रखा था और उस हथौड़े से एक फीकी संत आभा निकल रही थी। क्षेत्र में अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई उसकी ओर दौड़ी और एक भयानक ज्वाला तूफान बन गई। यह उनकी अल्केमी सिटी का सबसे महत्वपूर्ण सेंट उपकरण था और इसमें अद्वितीय आक्रामक क्षमता थी। दूसरी ओर बर्फ मंदिर के विशेषज्ञ उपस्थित हुए। उनके बर्फ बनने से हवा में लगातार ठंड दिखाई देती रही। बर्फ और आग की विपरीत नियम शक्तियों ने युद्ध के मैदान को दोनों ओर से घेर लिया।
जहां तक मोर्चे की बात है, बाला के पिता के नेतृत्व में संप्रभु परिवार विशेषज्ञ और ऋषि जिंगान के नेतृत्व में स्वर्गीय युद्ध संरचना थी। उनके पीछे एक भयानक तलवार की आभा उभरी और चौहान राजवंश की सेना को पता चला कि यह आदर्श था और दूसरा तलवारबाज उनके तलवार निर्माण को सक्रिय कर रहा था। रक्षा गठन। चौहान राजवंश की सेना के भीतर से एक आवाज निकली। एक पल में सेना के सभी विशेषज्ञों ने एक रक्षात्मक गठन बनाना शुरू कर दिया। घात लगाए जाने पर कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका बचाव करना और पलटवार करने से पहले दुश्मन की ताकत का आकलन करना था। चौहान राजवंश की सेना भी उतनी ही भयानक थी, अन्यथा वे आदर्श की उपस्थिति में सहायता प्रदान करने का साहस नहीं कर पाते। वे अत्यंत शक्तिशाली सेनाओं से बने थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, विशाल राक्षसी जानवरों की परछाइयां प्रकट हुई। एक विशाल स्वर्ण फीनिक्स प्रकट हुआ और उसने आकाश को ढक लिया, उनके ऊपर फैल गया। एक हरा अजगर दहाड़ता हुआ उनके सिर के ऊपर भी खड़ा हो गया। दिव्य सनफनेस की लपटें विनाशकारी शक्ति के साथ नीचे गिरी और हवा को प्रज्वलित कर दिया, जिससे एक विनाशकारी आग पैदा हुई जिसने धीरे धीरे विशाल युद्ध संरचना को पिघला दिया। हवा में टॉपलेस पुष्यमित्र ने अपने पीछे के विशेषज्ञों की ताकत को छीनने के लिए अपने हाथ में दिव्य सनहैमर का इस्तेमाल किया। क्षेत्र में असीम आग इकट्ठा हो गई और दिव्य सनहैमर बड़ा हो गया। पुष्यमित्र ने उसे उठाकर नीचे की ओर पटक दिया। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक विनाशकारी पैटर्न दिखाई दिया जहां दिव्य सनफनेस दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नीचे की युद्ध संरचना हिल गई। जिस क्षण पुष्यमित्र ने आक्रमण किया, सभी विशेषज्ञ अपने अपने आक्रमणों से भड़क उठे। ऋषि जिंगांग ने दहाड़ लगाए और अपने शरीर पर स्वर्गीय युद्ध संरचना का बल इकट्ठा कर लिया। उस समय वह एक सुनहरा शरीर वाला प्रतीत हुआ और उसकी मुठ्ठियां हवा में उड़ गईं और छाया मुठ्ठियां हवा में दुश्मन की ओर चली गईं। बलाव के पिता भी चले गए। उसके सामने एक विशाल धनुष प्रकट हुआ और उसने उस पर प्रहार किया। भयानक शक्ति के साथ 81 बाण हवा में छोड़े गए। कई अन्य विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने अपने हमले बोले। एक सेकंड में चौहान राजवंश की सेना पर हवा में अनगिनत हमले हुए। रक्षात्मक संरचना पर बार बार प्रभाव पड़ने से विस्फोटों की एक के बाद एक लहरें आती रहीं। जैसे ही संरचना ढह गई, एक बर्फीली हवा चली और एक ठंडी धारा ने उन्हें घेर लिया। कई लोग धारा के नीचे बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। कोई देख सकता था कि इसकी शक्ति कितनी भयानक थी। आइस टेम्पल लॉर्ड यून शांग ने अपने कर्मचारियों का उपयोग करके जादू कर दिया था। तोड़ना, यू शांग ने ठंडी आवाज में कहा। बाहरी रिंग पर बर्फ की मूर्तियां टूट गईं और अंदर मौजूद लोग मर गए। सभी संरचनाएं फैलती हैं और युद्ध के लिए अपने व्यक्तिगत शत्रु को ढूंढती हैं। एक और आवाज आई। उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और वे बीच में फंस गए थे। सिंध प्रदेश की सेना ने उन्हें केंद्र में रखकर हमला किया था और इससे वे प्रतिक्रियाशील स्थिति में आ गए थे। उसी क्षण पुष्यमित्र ने एक और उग्र दहाड़ निकाली और अपने दिव्य सनहैमर से एक बार फिर उसे नीचे गिरा दिया। सूर्य की वह ज्वाला जो सब कुछ पिघला सकती थी, उसके साथ ही नीचे भी लाई गई। इस तरफ लड़ाई पूरी तरह से छिड़ चुकी थी। 9 राज्य शहर के 9 राज्य मंच पर बहुत दूर अभी भी हलचल थी और मयंक और चौहान राजा अभी भी मंच पर लड़ाई की प्रशंसा कर रहे थे। हालांकि उसी क्षण मयंक ने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। लड़ाई शुरू हो गई थी। ये पुष्यमित्र, बालक के पिता, आदर्श, ध्रुव और बाकी लोगों पर निर्भर था। अध्याय 859 पुष्यमित्र का निर्णय। 9 राज्य मंच पर कई प्रतिभाएं क्रमिक रूप से सामने आई और 9 राज्य कॉलेज के प्रभावशाली लोगों द्वारा उनका चयन किया गया और उन्हें अपने अधीन कर लिया गया। वहां सभी शक्ति स्तरों के लोग थे। उनमें से एक पवित्र शिष्य बनने की क्षमता रखने वाले कुछ अत्यंत मजबूत व्यक्ति थे। समर स्टेट में हर पीढ़ी में अनगिनत प्रतिभाएं दिखाई देती हैं। आज न्यू स्टेट कॉलेज शिष्यों को स्वीकार कर रहा है और अनगिनत असाधारण लोग सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि इस वर्ष के पूर्वी राज्य सुमेरु पर्वत के 9 राज्य फोरम में कई लोगों ने भाग नहीं लिया। कबीर नगर के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, शिष्यों को स्वीकार करने वाले 9 राज्य महाविद्यालय का वैभव 9 राज्य फोरम से कमतर नहीं है। उसकी बात दोहराते ही एक अन्य व्यक्ति हंसा। जाहिर है वह ऐसा सिर्फ मौके की वजह से कह रहे थे। पहले 9 राज्य फोरम सुमेरु पर्वत पर आयोजित किया जाता था। अन्य राज्यों के योद्धाओं को वहां अपनी पवित्र भूमि का पालन करने की आवश्यकता थी, इसलिए कुछ गैर पवित्र भूमि योद्धा स्वाभाविक रूप से वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे। बेशक पवित्र भूमि के अधिकांश लोगों ने इसमें भाग लिया था, इसलिए यह निश्चित रूप से विभिन्न पवित्र भूमि से युवा पीढ़ी की ताकत दिखा सकता है। 9 राज्य कॉलेज के प्रमुख संत ली ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो मैंने सुना है कि 9 राज्य फोरम के दौरान सिंध प्रदेश का प्रदर्शन सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला था। आज 9 राज्य फोरम का नंबर 1 व्यक्ति कौस्तुभ यहाँ प्रतीत होता है। किसी ने टिप्पणी की। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, बहुत से लोग कौस्तुभ की ओर देखने लगे जो मयंक के बगल में थे। यदि मयंक का अस्तित्व नहीं होता तो शायद कौस्तुभ युवा पीढ़ी का शुभंकर होता। 9 राज्य मंच पर नंबर 1 व्यक्ति का 9 राज्य के लिए बहुत बड़ा मतलब था। इसके अलावा यह अफवाह थी कि कौस्तुभ को 9 राज्य मंच पर प्रथम स्थान प्राप्त करना वास्तव में योग्य था। ऐसे लोग थे जिन्होंने दावा किया कि अन्य पीढ़ियों की तुलना में भी कौस्तुभ पहले प्राप्त करने में सक्षम होंगे। निस्संदेह पिछले 9 राज्य मंचों की अन्य प्रतिभाएं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। सीनियर ने उनकी बहुत तारीफ की है। हालांकि कौस्तुभ वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे में मैं जानबूझकर उसे सीखने के लिए 9 राज्य कॉलेज में लाया हूँ। मयंक ने संत ली से कहा। चूंकि संत ली की इतनी अधिक प्रशंसा थी, इसलिए उत्तर देना उनके लिए सम्मानजनक ही था। सीखना, यह सुनकर न्यू स्टेट कॉलेज के कई शिष्यों ने अपने मन में शाप दिया। जब यह बदमाश कॉलेज में सीख रहा था तब उसने कई लोगों की पिटाई की थी और उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की थी। यह सराहनीय है कि मयंक विनम्रतापूर्वक सलाह मांग सकता है। प्रत्येक पीढ़ी की अपनी प्रतिभाएं होती हैं और आज युवा पीढ़ी में 9 राज्य मंच के पिछले प्रथम प्रतिभाएं हैं। ये कहते हुए कबीर नगर के एक विशेषज्ञ मुस्कुराए। पिछले 9 राज्य मंच पर पहला 9 राज्य कॉलेज से एक शिष्य था। वह अब भीड़ में था और उसका नाम विवेक था। इसके अलावा यह अफवाह थी कि विवेक की अभ्यास गति बहुत तेज थी और उनकी शक्ति का स्तर बहुत तेजी से बढ़ गया था। केवल 5 वर्षों में वह पहले से ही एक मध्यम स्तर का जादूगर था। उनकी प्रैक्टिस की गति चौंकाने वाली थी और ऐसे बहुत कम लोग थे जो पूरे देश में उनका मुकाबला कर सकते थे। इस प्रकार न्यू स्टेट कॉलेज के भीतर उनकी प्रतिष्ठा व्यापक थी और उन्हें देवेश के साथ न्यू स्टेट कॉलेज के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता था। हर पीढ़ी की अपनी प्रतिभाएं होती हैं। ऐसे कई अन्य लोग भी हैं जो अपने शक्ति स्तर के कारण इस बार के 9 राज्य मंच से चूक गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कमजोर हैं। ये कबीले के एक विशेषज्ञ ने कहा। शायद अगर 9 राज्य फोरम एक अलग समय पर आयोजित किया गया होता तो अंत अलग हो सकता था। यहाँ तक कि कौस्तुभ जैसा ताकतवर व्यक्ति भी पहले स्थान पर नहीं आ पाएगा।
कई लोगों ने ही कबीले के विशेषज्ञ की ओर देखा। ग्रीष्म राज्य के प्रभावशाली व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये कबीले के पास एक विशिष्ट व्यक्ति था जो 9 राज्य मंच से चूक गया था, क्योंकि वह 9 राज्य मंच से पहले ऋषि विमान में घुस गया था। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि कौष्टुभ चूक गया होता तो वह निश्चित रूप से प्रथम नहीं होता। हालांकि यदि कौष्टुभ उस शक्ति स्तर में होता तो वह आसानी से दूसरी पीढ़ी में भी प्रथम प्राप्त कर लेता। मयंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिससे कई लोग चौंक गए और सिंध प्रदेश के टैबलेट सिंहासन पर बैठे युवा व्यक्ति की ओर देखने लगे। हालांकि उन्होंने इसे अपने सामान्य मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन उनके लहजे में अहंकार स्पष्ट था। ये कबीले के विशेषज्ञ ने दावा किया था कि दूसरी पीढ़ी में कौष्टुभ पहले स्थान पर नहीं आ पाएगा, लेकिन उसने उत्तर दिया था कि दूसरी पीढ़ी में पहले स्थान पर आना और भी आसान हो सकता है। किसी भी पीढ़ी में कौष्टुभ सबसे पहले प्राप्त करने में सक्षम होगा, जब तक कि वह शक्ति स्तर सीमा के भीतर है। कुछ लोगों ने मयंक की बातों का उपहास उड़ाया, लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 9 राज्य फोरम को देखा था, जिन्होंने सहमति व्यक्त की। उन्होंने देखा था कि चंद्रमुखी कितनी मजबूत थी। उनकी नजर में दूसरी पीढ़ी में शायद कौष्टुभ का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी जुगेगी के स्तर का कोई व्यक्ति होगा। काल्पनिक स्थितियां व्यर्थ हैं, आइए हम लड़ाइयां देखना जारी रखें, संत ली ने शांति से कहा और भीड़ ने अपनी चर्चा बंद कर दी और युद्ध मंच की ओर देखने लगी। हालांकि मयंक का दिल लड़ाइयों पर नहीं था। उसके दिमाग में एक और युद्ध क्षेत्र का अनुमान लगाया जा रहा था। उनकी मानसिक स्थिति उतनी शांत नहीं थी जितनी दिखती थी। घात लगाने वालों की कतार में महल की आधी से अधिक ताकत शामिल थी और इसमें आदर्श और अन्य भी शामिल थे। उनका उद्देश्य अपनी सर्वोत्तम क्षमता से चौहान राजवंश की सेना को खत्म करना था। हालांकि चौहान राजवंश को स्पष्ट रूप से पता था कि पैलेस ने सुदृढ़ीकरण भेजा था और एक समान रूप से मजबूत लाइनअप भेजा था। ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उस समय 9 राज्य शहर से दूर युद्ध के मैदान में लड़ाई जारी रही। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में दोनों पक्षों ने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध संरचना को नष्ट करने के लिए जबरदस्त तरीकों का इस्तेमाल किया। सीमापुरी विद्यालय के लोगों ने उन्हें घेरने के लिए घात लगाकर हमला किया, लेकिन उसके बाद चौहान राजवंश के विशेषज्ञों ने उनकी सेना को विभाजित करके और उनके युद्ध गठन पर हमला करके एक मजबूत जवाबी हमला किया। दोनों ओर से लगातार विशेषज्ञ मारे गए और युद्ध अत्यंत भीषण हुआ। इसके अलावा जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, युद्ध क्षेत्र का बार बार विस्तार हुआ और युद्ध का दायरा तेजी से बढ़ता गया। उस समय एक स्थान पर 2 बेहद मजबूत विशेषज्ञ आमने सामने थे। सीमापुरी विद्यालय की ओर यह अल्कमी सिटी लॉर्ड पुष्यमित्र था। वह सीमापुरी विद्यालय की सेना के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने युद्ध में सिंध प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के गुटों का नेतृत्व किया था। अग्नि सम्राट महल, देवी मंडप और अन्य विशिष्ट गुटों ने युद्ध में उसका अनुसरण किया था। अभी जो मायावी जादू दिखाया गया था वह देवी मंडप के चूजी और उनके शिष्यों का काम था। पुष्यमित्र चौहान राजवंश के कुलीन गुटों में से एक फ्लेमिंग प्रिजन कबीले के नेता थे। इन्फिनिट पैलेस के बाद फ्लेमिंग प्रिजन कबीला सबसे मजबूत गुट था। उस समय जब अनंत महल को नष्ट कर दिया गया था, फ्लेमिंग प्रिजन कबीले के सभी शिष्य घबरा गए थे और चौहान राजवंश की राजधानी में चले गए थे और अब उन्हें चौहान राजा ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके प्रति ज्वलंत जेल कबीले के नेता ऋषि यान्यू बेहद नाराज थे। अपने गुट के नेता के रूप में उन्हें स्वतंत्रता थी, लेकिन अब उन्हें चौहान महल में दूसरों की राय के आधार पर कार्य करना पड़ता था और यहाँ तक कि उनसे आदेश भी लेना पड़ता था। उदाहरण के लिए मियाँ चौहान, हुआंग चौहान और नी गाय, सभी का उस पर अधिकार था। पवित्र राजवंश के भीतर कई अन्य राजघराने भी थे जिनके पास उनसे कमजोर शक्ति स्तर थे, जिनके पास उनसे उच्च पद थे, इसलिए उन्हें दमित महसूस हुआ। इन सब की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि चौहान राजा ने पवित्र युद्ध की शुरुआत की थी। हालांकि उसने चौहान राजा से नाराज होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल सिंध प्रदेश के लोगों के प्रति अपनी नफरत को निर्देशित कर सका। पुष्यमित्र, मैंने सुना है कि आप सिंध स्काई रैंकिंग के शीर्ष 10 में हैं और अल्कमी सिटी में कुछ संत उपकरण है। आइए आज मैं सिंध स्काई रैंकिंग के शीर्ष 10 की ताकत का गवाह बनूं। ऋषि यान्यू ने ठंडे स्वर में कहा। उन दोनों के चारों ओर एक ज्वाला का आयाम था और असीमित लपटों ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। हालांकि उनकी लपटें अलग थी। पुष्यमित्र की लपटें सूर्य की दिव्य अग्नि थी जो सब कुछ पिघला सकती थी। अपनी जीवन आत्मा को मुक्त करने के बाद वह अग्नि युद्ध देवता की तरह दिखने लगे। ऋषि यान्यू की लपटों में भयानक काली चमक थी और उनमें खतरनाक विनाशकारी शक्ति थी, मानो यह नरक के गड्ढों से आए हो। दोनों लपटें आपस में टकरा गईं और एक ऐसा क्षेत्र बन गया जिसके पास आने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। ऋषि यान्यू के पास एक संत वाद्य यंत्र भी था जो उन्हें सिंध प्रदेश के कुछ कुलीन गुटों की तरह विरासत में मिला था। यह ज्वलंत जेल भाला ही था जिसके कारण हवा में काली लपटें तेजी से इकट्ठा होने लगी। विशाल क्षेत्र में कई विशाल काले आग के गोले प्रकट हुए और पुष्यमित्र की ओर बढ़े। पुष्यमित्र के पीछे सूर्य की चमक अत्यंत तेज थी और उसके शरीर को घेरकर नरक की आग को पिघला रही थी। ऋषि यान्यू के पीछे एक विशाल काली लौकिक छाया दिखाई दी। यह नरक के एक राक्षस की तरह लग रहा था और यह उसकी जीवन आत्मा की अभिव्यक्ति थी। इसने नरक कवच पहन रखा था और खतरनाक लग रहा था। राक्षसी आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और ज्वलंत जेल भाले को पकड़ लिया। जैसे ही राक्षसी आकृति आगे बढ़ी और पुष्यमित्र की ओर चली, भाला तेजी से बढ़ा। पुष्यमित्र को बल की विनाशकारिता का एहसास हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। दिव्य सन हैमर पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और वह आने वाले दानव को उदासीनता से देखने लगा। पवित्र युद्ध ने सीधे तौर पर सिंध प्रदेश के भविष्य को प्रभावित किया। एक संत उपकरण वाले व्यक्ति के रूप में वह सिंध प्रदेश के युद्ध बल के कुलीनों में से एक थे और वह यहाँ गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि मयंक का बिग ब्रदर मजबूत था, लेकिन एक बार जब उसने राक्षसी ब्लेड की ताकत उधार ले ली तो उसे तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उनकी विशिष्ट युद्ध शक्ति प्रतिद्वंद्वी से बहुत अधिक भिन्न नहीं थी। जो लोग आए थे उनमें तलवारधारी संत यूनशांग, बालाव के पिता आदर्श और वह सबसे विशिष्ट थे। वह परिणाम के रूप में विजय को ही स्वीकार करेगा। राक्षस जैसी आकृति ने अपना बायां हाथ फैलाया और तुरंत एक भयानक शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया, जैसे नरक का एक हिस्सा उस पर टूट रहा हो। उसी समय उसने ज्वलंत जेल भाले से उसकी ओर छेद किया और हवा में काली लपटें फैल गईं, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर खाक हो गई। पुष्यमित्र आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करते हुए आगे बढ़े, मानो वह कोई अनुष्ठान कर रहे हो। उसने दिव्य सन हैमर को अपने हाथ में घुमाया और वह असीम बल के साथ नीचे गिर गया। आकाश गर्जना करने लगा और ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष फट जाएगा। जो शासन शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी वह एक क्षण में निष्प्रभावी हो गई। उसी समय राक्षस जैसी आकृति उस पर उतरी और ज्वलंत जेल भाले से आगे की ओर छेद कर दिया। आग की अंधेरी लपटें अंदर घुस गईं और ऐसा लगा जैसे ये क्षेत्र जम गया है और नरक के हिस्से में बदल गया है। भाले ने उस क्षेत्र को भेदने का प्रयास किया जिसमें पुष्यमित्र का शरीर भी शामिल था।
पुष्यमित्र ने अपने दिव्य सन हैमर को उन्मत्तता से लहराया और यह चौंकाने वाली शक्ति के साथ एक भयानक ज्वाला तूफान में बदल गया। ज्वलंत जेल भाला हवा में चुप गया और पुष्यमित्र की आंखों में हत्या का ठंडा इरादा चमक गया। जब ज्वलंत जेल भाला हवा में उनकी ओर दौड़ा तो ऋषि यानु की अभिव्यक्ति उदासीन थी। वह देखना चाहता था कि किसकी आक्रामक क्षमता अधिक है। हालांकि उन्होंने देखा कि दिव्य सन हैमर द्वारा उत्सर्जित तेज रोशनी भाले से टकराए बिना ही बड़ी हो गई थी। इसने नरक आयाम को नष्ट कर दिया और असीम बल के साथ राक्षस की ओर टूट पड़ा। आप मौत को दावत दे रहे हैं, ऋषि यानु ने दृश्य देखा और ठंडे स्वर में कहा। भाला पुष्यमित्र के जलते हुए शरीर पर लगा, लेकिन दिव्य सूर्य हथौड़ा भी उसके सिर पर लगा। एक ही समय में दो बड़ी आवाजें सुनाई दी। पुष्यमित्र की कांस्य रंग की त्वचा फट गई, लेकिन अत्यंत तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। यह एक संत उपकरण कवच था जो उसकी त्वचा में समाहित हो गया था। उसका शरीर उड़ गया और उसके मुंह से मुंह तक खून आया, जबकि उसके अंगों को ऐसा लगा जैसे उन्हें फाड़ा जा रहा हो। हालांकि उसी समय राक्षस का मस्तिष्क फट गया और ऋषि यानु ने भी मुंह से खून निकाला। जीवन आत्मा नष्ट हो गई थी और उसकी आत्मा को भारी चोटें आई थी जो लगभग घातक थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि जब पुष्यमित्र ने हमला किया तो उसने दिव्य सनहैमर को छोड़ दिया था। दिव्य सनहैमर एक चाप में उड़ गया और उस पर टूट पड़ा। नहीं, जोर से दहाड़ते हुए ऋषि यानु का चेहरा निराशा से भर गया। दिव्य सनहैमर ने पुष्यमित्र के प्रहार के बल से उसे कुचल दिया, जिससे उसका मस्तिष्क तुरंत चकनाचूर हो गया। केवल एक ही प्रहार से ऋषि यानु की मृत्यु हो गई थी। उसने कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि पुष्यमित्र इतना निर्दयी होगा। PF पुष्यमित्र ने मुंह में खून भरकर थूक दिया और ऋषि यानु के टूटे हुए शरीर को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने पूरे अलकमी शहर को दांव पर लगा दिया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मेरे दृढ़ संकल्प का मुकाबला कर सकें। पुष्यमित्र को स्वाभाविक रूप से पता था कि उनका प्रतिद्वंद्वी उनसे कमजोर नहीं है। यदि यह एक सामान्य द्वंद्व होता तो परिणाम अज्ञात होता। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसका लाभ क्या था। संत उपकरण। उसकी कांस्य रंग की त्वचा के भीतर एक संत यंत्र छिपा हुआ था। यही कारण है कि जब उसके प्रतिद्वंद्वी ने हमला तेज कर दिया तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के जीवन के लिए जुआ खेलने का मन बना लिया था। ऋषि यानु को चौहान राजा ने पवित्र युद्ध में भाग लेने का आदेश दिया था। वह अलग था, उसने पवित्र युद्ध पर अलकमी सिटी का भविष्य दांव पर लगा दिया था। उनके संकल्प बिल्कुल अलग स्तर पर थे। अध्याय 860 युद्ध का कारण। फ्लेमिंग प्रिजन कबीले के सभी लोगों ने युद्ध के मैदान में ऋषि यानु की मृत्यु देखी और उनमें से हर कोई पीला पड़ गया। हालांकि उनके कबीले के नेता को ऋषि और संत रैंकिंग में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, फिर भी वह असाधारण ताकत के साथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। चौहान राजवंश में पवित्र राजवंश और ऋषि बुलियांग से संबंधित प्रत्यक्ष शक्ति को छोड़कर उनके कबीले के नेता दायरे में सबसे मजबूत थे। लेकिन एक ही वार से उसकी मौत हो गई। यह अकल्पनीय था। ऋषि स्तर के कुछ लोग ऐसे थे जो पुष्यमित्र की ओर दौड़ पड़े। वे फ्लेमिंग प्रिजन कबीले के बुजुर्ग थे जो बेहद शक्तिशाली थे। पुष्यमित्र की सांसें कमजोर थी, लेकिन उनकी ठंडी नजर ने उन लोगों का सर्वेक्षण किया। भयानक लपटें गिरी और सभी चीजों पर आक्रमण कर दिया। अब भी जब उसके शरीर पर बहुत चोट लग गई थी, तब भी वह जादू टोने का प्रयोग करके युद्ध कर सकता था। वहां कई सूर्य भट्टियां दिखाई दे रही थी जो शून्य को जला रही थी और आने वाले योद्धाओं पर विस्फोट कर रही थी जो मारने के लिए दौड़े थे। जिनके विमान घटिया थे उन्हें जलाकर मार डाला गया और उनकी चीखें सुनी जा सकती थी। हालांकि वहां दो ऋषि स्तर के लोग भी थे जो हमले से बच गए थे और वर्तमान में उनमें से एक दिव्य उपकरण को छीनने के इरादे से स्पीयर ऑफ फ्लेमिंग जेल की ओर दौड़ा। पुष्यमित्र की आंखें उस दिशा में टिकी हुई थीं। उसकी आंखें आग की लपटों की तरह जल रही थीं, जिससे एक भयानक धधकती हुई जगह बन गई जो सीधे युद्धा पर चमक गई जो दिव्य कार्यान्वयन के लिए गई थी। परिष्करण। पुष्यमित्र ने तुरंत आज्ञा दी और युद्धा अचानक आग की लपटों में डूब रहा था। नियम शक्तियों के एक विस्फोट ने पुष्यमित्र द्वारा छोड़ी गई लपटों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब तक अंतरिक्ष पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हो गया तब तक ज्वलंत नियम शक्ति में वृद्धि हुई। युद्धा का शरीर तरल आग में बदल गया और फिर राख में बिखर गया। ये सिर्फ जल नहीं रहा था बल्कि पिघल रहा था। पुष्यमित्र के करीबी एक अन्य व्यक्ति ने अपनी हथेली का उपयोग करके उस पर एक भयानक प्रहार किया, जिससे आकाश ढक गया। पुष्यमित्र ने ऊपर देखा और अपनी आंखों की लौ को हथेली पर केंद्रित किया। अचानक हथेली तुरंत पिघल गई, उसके बाद शरीर पिघल गया। आदमी ने असीम भय व्यक्त किया क्योंकि वह थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था। उसकी तेज चीखें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी। पुष्यमित्र ने कई और विरोधियों का वध करना जारी रखा और मुंह से खून उगल दिया। न केवल उन्हें भयानक आंतरिक क्षति हुई थी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत भी बेहद थका देने वाली थी। हालांकि उन्होंने मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल की, एक शस्त्रागार के रूप में इसके लिए अत्यधिक ताकत की आवश्यकता थी। लौ पर साधारण निर्भरता पर्याप्त नहीं थी। जो नियम जादू टोना किया गया उसके पहले से ही घायल शरीर पर भारी कीमत चुकानी पड़ी। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए पुष्यमित्र को युद्ध का स्मृति चिन्ह फ्लेमिंग जेल का भाला मिला, उस दिव्य उपकरण को लूटने के लिए जिसके लिए उसने संघर्ष किया था और उसे परास्त करने का प्रयास करे। सिटी लॉर्ड। इस समय यानजून पैलेस लॉर्ड ऑफ फायर सम्राट पैलेस आए थे। मेरी परवाह मत करो, लड़ना जारी रखो, पुष्यमित्र ने आज्ञा दी। उसने युद्ध के मैदान पर नजर डाली, फिर अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को युद्ध के दूसरे हिस्से की ओर खींच लिया। पवित्र युद्ध की अंतिम जीत हासिल करने के लिए हर लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी को यथासंभव नष्ट करने के लिए सभी प्रयास करने पड़ते थे ताकि सीमापुरी विद्यालय की शक्ति बनी रहे। जैसे ही पुष्यमित्र आगे बढ़े, उनके रास्ते में आने वाला हर युद्ध आग की लपटों के नीचे नष्ट हो गया। वह युद्ध क्षेत्र के मध्य में आ गया और कुछ लोगों के पास खड़ा हो गया। इस युद्ध क्षेत्र पर कई योद्धाओं ने आक्रमण किया था। जो लोग उसके बगल में खड़े थे वे संप्रभु परिवार के सदस्य थे। संप्रभु परिवार का मुखिया बालाव के पिता भी यहाँ फंस गए थे। उनकी सांसें उथली थी। वह पहले से ही घायल था। उनके सामने अग्रणी योद्धा एक राक्षसी अजगर से घिरा हुआ था जो खतरनाक लग रहा था। संप्रभु परिवार का प्रतिद्वंद्वी ब्लैक ड्रैगन लीजन था जो चौहान राजवंश के 4 प्रमुख दिग्गजों में से एक था। विपरीत व्यक्ति ब्लैक ड्रैगन का नेता था और उसकी ताकत केवल ऋषि यानु से बेहतर होगी। आप अपने घायल शरीर के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? बालक के पिता ने पुष्यमित्र को तिरछी नजर से देखा। ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं मरा नहीं हूं तो भी मैं लड़ सकता हूं, पुष्यमित्र ने कहा। बालाव के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरे आदमी क्यों? निस्संदेह वह देख सकता था कि पुष्यमित्र बुरी तरह घायल हो गया था। क्यों? पुष्यमित्र बुदबुदाया, कौन जानता है। यह निष्ठाहीन लगता है अगर मैं कहूं कि यह पूरी तरह से सिंध प्रदेश के लिए था, लेकिन मेरी बेटी को उस गुंडे ने छीन लिया जिसने अपने भाई की मदद की थी, तो और क्या किया जा सकता था।
जहां तक अन्य कारणों की बात है तो शायद ये सिर्फ एक अलग युग का गवाह बनना है। हमने जो कुछ भी किया वो संभवतः एक किंवदंती बन गया है। और आप, क्या यह मेरे पत्र के कारण है? पुष्यमित्र ने पूछा। कुत्ते की बकवास, बालाव के पिता ने कहा। उसकी आंखें बेहद तेज हो गईं। पूर्वज ने कहा कि संप्रभु परिवार रेनहुआंग का वंशज था। मुझे अब इस पर लगभग विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर का दृश्य देखना चाहता था। मैं चौहान राजवंश द्वारा शासित होने और सिंध प्रदेश में शरणार्थी की तरह रहने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूँ? तो आइए हम सब मिलकर एक युग के साक्षी बने। जैसे ही वह समाप्त हुआ, उसने बाहर कदम रखा और आकाश से ऊपर एक असीम रूप से शानदार भारी तलवारें झपट्टा मारकर ब्लैक ड्रैगन से टकराईं, जिससे वह चूर्ण हो गया। इस समय बालाव के पिता अवर्णनीय महिमा से भरे हुए थे। उनके शरीर पर लंबा वस्त्र बेतहाशा लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से अनंत शक्ति निकल रही है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को प्रतिध्वनित कर रही है। रेनहुआंग की तलवारें लगातार गिरती रहीं, जिससे चारों ओर कई रेनहुआंग महान तलवारें दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि एक बड़ी सेना शून्य से उभरी और हजारों सैनिक बालाव के पिता से लड़ने के लिए दौड़ पड़े। इस समय वह धरती पर उतर रहे असली रेनहुआंग की तरह था। अन्य युद्ध क्षेत्रों में तलवारें सेंट युनशांग, मांझी परिवार का मुखिया और आदर्श सभी अपने विश्वासों के लिए गहन लड़ाई में लगे हुए थे। पिछली बार सीमापुरी विद्यालय में उनकी सेना घाटे में थी और स्थिति को मोड़ने के लिए गुरुद्रोण पर निर्भर थी। इस बार वे कमजोर स्थिति में नहीं थे। 9 राज्य शहर, 9 राज्य मंच, मयंक मंच पर लड़ाई देखने नहीं गया, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में युद्ध के मैदान के दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर आए। उन्होंने देखा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पुष्यमित्र अभी भी सर्वोच्च शक्ति वाले व्यक्ति से छुटकारा पाने में कामयाब रहे, और बालाव के पिता और पुष्यमित्र के बीच बातचीत सुनी। ये युग केवल उनके द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि उन सभी लोगों द्वारा लिखा गया जो इसे उनके साथ लिख सकते थे। उनका मानना था कि यह निश्चित रूप से सिंध प्रदेश का एक शानदार युग होगा। वह इसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे और उन लोगों को निराश नहीं करेंगे जिन्होंने अपनी मान्यताओं के लिए लड़ाई लड़ी। अंकल मास्टर। ठीक उसी समय उसका दिल कड़ा हो गया और उसने देखा कि अंकल मास्टर ऋषि जिंगांग को एक भारी झटका लगा था। उनके मन में ऋषि जिंगांग की छाती और पेट में छेद कर दिया गया और अनगिनत हड्डियां तोड़ दी गईं, लेकिन वह फिर भी खड़े रहे। उस समय गुरुद्रोण का चौहान राजवंश द्वारा पीछा किया गया और तब तक शिकार किया गया जब तक कि वह लगभग अपनी जान नहीं खो बैठा। अब गुरुद्रोण दिव्य प्रलय को लगभग पार कर चुका था, लेकिन चौहान राजा ने इसकी अनुमति नहीं दी और वह उसे मरवाना चाहता था। उसे ये सब याद था। बड़े चाचा मंजी परिवार का मुखिया भी घायल हो गया था। युनशांग और जादूगरों की सेना के अन्य लोगों की रक्षा के लिए पीड़ित हो रहा था। युद्ध के दृश्य जारी रहे और धीरे धीरे सीमापुरी विद्यालय की महान सेना ने अंततः बढ़त हासिल कर ली। दूसरे पक्ष पर अत्याचार किया और सभी युद्ध संरचनाओं को तोड़ दिया। आदर्श के नेतृत्व में 9 की तलवारों ने लगातार अजय गति से विपरीत दिशा के लोगों का वध किया और बड़े भाई की तलवारें हर बार गिरी और चौहान राजवंश के योद्धाओं का खून बहाया। आसपास के कई लोगों ने देखा था कि मयंक ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। 9 राज्य कॉलेज में कई लोगों को अप्रसन्नता महसूस हुई। अब वे 9 राज्य कॉलेज के लिए शिष्यों की भर्ती कर रहे थे और मयंक समारोह का निरीक्षण करने के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान पर बैठे थे। ये कैसा रवैया था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मूल्यांकन में भाग लेने वाली इन प्रतिभाओं को हेय दृष्टि से देख रहा हो? इस समय भीड़ में से एक व्यक्ति पत्थर की पट्टिका के पूर्व की ओर तब तक सिकुड़ता रहा जब तक कि वह चौहान राजा की ओर नहीं पहुंच गया। झुकने के बाद उसने चुपके से अपनी आवाज चौहान राजा तक पहुंचा दी। जब चौहान राजा ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और मयंक की ओर घूम गईं। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, गांव के मुखिया आदर्श और अन्य लोगों को पवित्र राजवंश के महल से योद्धाओं को रोकने के लिए चौहान राजवंश में ले गए। उसी समय सिंध प्रदेश में सीमांतपुरी विद्यालय के लोग पहले ही निकल चुके थे और उन्हें प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वे संभवतः ग्रीष्मकालीन राज्य की सीमाओं तक पहुंच गए थे। जाहिर तौर पर चौहान राजा को नहीं पता था कि दोनों तरफ की सेनाएं पहले ही लड़ने लगी थी। इसके बजाय यानवांग चौहान, जिन्होंने चौहान राजवंश की रक्षा की, को युद्ध की शुरुआत का पता चला क्योंकि स्पिरिट जेड स्क्रॉल, जिसने कई योद्धाओं की आध्यात्मिक ऊर्जा को पिघला दिया था, अब टूट गया था। मानो आसपास कोई न हो, मयंक की आंखें अभी भी बंद थी। आखिरकार उन्होंने इस लड़ाई में जीत देखी। चौहान राजवंश के योद्धाओं ने पीछे हटना और भागना शुरू कर दिया, जबकि आदर्श और दूसरे ने पीछा करते हुए मैदान पर कई लोगों को मार डाला। लेकिन कई ताकतवर योद्धा फिर भी पीछे हटने और भागने में सफल रहे। आमने सामने के टकराव में सीमापुरी विद्यालय की सेना ने चौहान राजवंश की सेना को हरा दिया। हालांकि मयंक को खुशी महसूस नहीं हुई। उसने बहुतों का पतन देखा और उसका हृदय भारी हो गया। इस समय मंच पर एक और लड़ाई खत्म हो चुकी थी। 9 राज्य कॉलेज द्वारा एक असाधारण उम्मीदवार का चयन किया गया और कई लोगों ने उम्मीदवार को टोस्ट किया और बधाई दी। मयंक। इसी समय एक आवाज सुनाई दी और मयंक के विचारों में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि मयंक ने ये सुना, फिर भी उसने तुरंत अपनी आंखें नहीं खोली। उसने देखा कि सेना फिर से संगठित होने लगी है और उसका दिल भारी हो गया। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आवाज की दिशा की ओर देखा। 9 राज्य कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं, ये कबीले के योद्धा बैठे थे। उनमें से एक युवक ने मयंक की ओर देखा। जो आवाज सुनी गई वह उसी की ओर से आई थी। कई लोगों की आंखों में एक चिंगारी चमक उठी। ये युवक की कबीले के बीच एक जाना माना चरित्र था और समर राज्य की युवा पीढ़ी के बीच इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। ये कबीले विपुल। यह क्या है? मयंक ने पूछा। 9 राज्य कॉलेज शिष्यों की भर्ती कर रहा है और एक के बाद एक प्रतिभाएं सामने आई हैं, लेकिन लगता है कि मयंक को कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद रखता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इनमें से कोई भी प्रतिभा उनकी जांच के लायक नहीं थी? विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा। कई लोगों ने मयंक की ओर देखा, हालांकि फीकी मुस्कान के साथ माहौल थोड़ा उत्सुक था। मयंक ने दूसरे की ओर घूरकर देखा और कहा, न्यू स्टेट कॉलेज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और मैं इसका अनुभव पहले ही कर चुका हूं। उनमें से मैंने कुछ मित्र भी बनाए। न्यू स्टेट कॉलेज द्वारा भर्ती किए गए शिष्य स्वाभाविक रूप से समान रूप से असाधारण होंगे। हर कोई जानता है कि मयंक बेहद प्रतिभाशाली है और आज के परीक्षक स्वयं उत्कृष्ट प्रतिभाशाली हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मयंक द्वारा योग्य समझा जाना अभी भी मुश्किल है। विपुल ने हंसते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। मयंक फिर भी उसे घूरता रहा। वह समझ गया कि यह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ हैं जिनकी चोटी उड़ गई है। इस अवधि के दौरान सिंध प्रदेश और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन से 9 राज्यों को चौंका दिया था और वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उनकी और कोष्टू की प्रतिष्ठा के साथ साथ अन्य पवित्र भूमि के कई प्रतिभाओं के पास स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के विचार थे। आज जब वे पहुंचे तो वे अनगिनत निगाहों का केंद्र बिंदु थे।
विपुल मूर्ख नहीं था। अब बोले गए उत्तेजक शब्दों का उद्देश्य संभवतः उसे उकसाना था। न केवल मयंक ने इसे देखा, बल्कि वहां उपस्थित हर कोई देख सकता था कि ये कबीले का विपुल चीजों को अकेले छोड़ने से संतुष्ट नहीं था और जानबूझकर मयंक को उकसा रहा था। अभ्यास दिल और दिमाग के बारे में है। जब दिल और दिमाग साफ हो तो छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और न ही मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी है कि आप कौन हैं। जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि वे अन्य सभी से अधिक चतुर हैं, वे मेरी जांच से बच नहीं पाएंगे। मयंक ने रुखाई से कहा, अगर तुम ज्ञान मांगना चाहते हो तो पहले अपने बड़ों को तुम्हें ये सिखा दो कि तुम्हारे लौटने से पहले कैसे व्यवहार करना चाहिए।